लिंक उसी वही चलता रहेगा लिंक दूसरा। सो वेलकम बैक। जिम्नोस्पर्म्स से स्टार्ट करना है। ओके, सो टेरिडोफाइट कंप्लीट किया। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल एनसीईआरटी के हिसाब से हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कहीं पे अगर डिप्लो हैप्लॉन्टिक लिखा है बिकॉज डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट था, तो इसलिए हमने डिप्लो हैप्लॉन्टिक वर्ड यूज किया। मियोसिस स्पोर में हुई तो स्पोरेडिक मियोसिस बोला जाता है। आगे भी आप प्लांट लाइफ साइकिल पैटर्न करके अलग से भी टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट में, एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट डिवीजन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट डिवीजन इज जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में हमें पढ़ना है सीड प्लांट। जिम्नोस्पर्म से सीड बनना स्टार्ट हो गया, तो सीड प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं कि सीड प्लांट क्या होते हैं और किस तरीके से आएगा। कहां चले गए बाकी सारे लोग? ओके, सो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म क्या बन गए? नेकेड सीड प्लांट, है ना। अगर आप इनको लिखेंगे, दीज आर नेकेड सीड प्लांट्स। सो जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीड प्लांट। रितु वर्मा, गुड आफ्टरनून। अंशिका, हेलो सर। कनिका, गुड आफ्टरनून। ब्यूटी, गुड आफ्टरनून। एंड मैनी मोर आर कमिंग। नेकेड सीड प्लांट्स इसलिए हो गए क्योंकि इनमें सीड है लेकिन वो नेकेड है। अब नेकेड का मतलब क्या है? नॉर्मली अगर आप सीड्स को देखते हो तो दे आर कवर्ड बाय फ्रूट वॉल, फ्रूट के अंदर सीड होता है। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, देयर इज नो फ्रूट फॉर्मेशन। अब फ्रूट कैसे बनता है? फ्रॉम द ओवरी। और सीड कैसे बनता है? फ्रॉम द ओव्यूल। सो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल है, ओवरी नहीं है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाएगा लेकिन फ्रूट नहीं बनेगा। तो हमने नाम दे दिया नेकेड सीड प्लांट, दैट इज जिम्नोस्पर्मा। मतलब जिम्नोस और स्पर्मा दो वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है। सो दीज आर नेकेड सीड प्लांट। डिफाइन करेंगे तो नेकेड इसलिए बिकॉज ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल, क्योंकि ओवरी वॉल अगर होती तो फ्रूट का फॉर्मेशन होता। तो दे रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले बनाए। जिम्नोस्पर्म में जैसे अगर आप मेगास्पोरोफिल बनाओगे ना तो लुक लाइक इस तरीके से साइकस की मेगास्पोरोफिल है। तो ये यहां पे ओव्यूल आएगा, एक्चुअली बड़े बड़े ओव्यूल्स होते हैं इस तरीके से। तो ये ओव्यूल नेकेड है ना, दीज स्ट्रक्चर्स आर ओव्यूल। और यही फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज होंगे? सीड में। तो ओव्यूल से सीड बन जाएगा। पहले भी ऐसे ही था, बाद में भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ओव्यूल के ऊपर कोई ओवरी वॉल नहीं है तो सीड के ऊपर कोई फ्रूट वॉल नहीं आएगी। तो इसलिए नाम दे दिया गया नेकेड सीड प्लांट, है ना। तो सीड्स आर नॉट कवर्ड, दे आर नेकेड, नो फ्रूट फॉर्मेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवरी। ये तो जिम्नोस्पर्म का जो लिटरल मीनिंग है उसके हिसाब से हो गया। अगर आप पूरे प्लांट किंगडम में देखेंगे तो ये स्मॉलेस्ट ग्रुप प्लांट किंगडम का है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। अगर कहा जाए स्मॉलेस्ट को हम कैसे काउंट कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्पीशीज। सबसे कम स्पीशीज अगर देखेंगे आप तो जिम्नोस्पर्म में है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन पांचों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो लीस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इज इन जिम्नोस्पर्म। सो दैट्स व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम ऑलरेडी एक दो दिन पहले भी डिस्कस कर ही रहे थे। तो मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा को आप एनिमल्स में पढ़ते हैं एज ऑफ डायनासोर, एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो है वो मीजोजोइक एरा में बने थे और तब से लेके आज तक अर्थ की सरफेस पे हैं। उस पर जाइंट रेप्टाइल्स जो डायनासोर्स वगैरह थे वो सारे खत्म हो गए। उसी टाइम पे अगर आप देखोगे प्लांट में इवोल्यूशन में क्या हुआ, तो प्लांट में उस टाइम पे आए थे जिम्नोस्पर्म। सो मीजोजोइक एरा को, हालांकि क्वेश्चन तो आप इवोल्यूशन में पढ़ोगे इसको, मीजोजोइक एरा को एज ऑफ जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है बिकॉज जिम्नोस्पर्म का जो प्रोलिफरेशन हुआ वो मीजोजोइक एरा में हुआ।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो मीजोजोइक एरा से लेके आज तक अर्थ की सरफेस पे या अर्थ पे सक्सेसफुली सरवाइव कर रहे हैं. सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग फ्लोरा प्लांट ऑफ द अर्थ. अर्थ पे जो डोमिनेटिंग प्लांट स्पीशीज हैं उनमें से कुछ जो है वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करती हैं, बिकॉज वो अर्थ में मीजोजोइक एरा के टाइम पे बनी थी. मीजोजोइक एरा, मीजो मतलब इन बिटवीन, जोआ मतलब एनिमल्स. तो एनिमल इवोल्यूशन के हिसाब से देखोगे तो जो बीच का टाइम था वो, तो उस बीच के टाइम से लेके आज तक के टाइम पे आज सीनोजोइक चल रहा है. तो उस हिसाब से आप मीजोजोइक से लेके आप मॉडर्न डेज तक देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म आपको हर जगह दिखाई देते हैं, है ना. यहां भी हमें जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने, क्लास कैरेक्टर्स नहीं पढ़ने, सिर्फ एग्जाम्पल्स आएंगे. हालांकि जिम्नोस्पर्म की क्लासेस के एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, हम ब्रीफ आइडिया उनको भी देखेंगे. पहले जनरल कैरेक्टर्स में जाते हैं. सबसे पहले आएगा हैबिटेट के बारे में. जिम्नोस्पर्म भी लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन है, मेनली कोल्ड रीजन में मिलेंगे. कोल्ड रीजन का मतलब आप टेम्परेट एरियाज कंसिडर कर सकते हो, है ना. इन टेम्परेट एरियाज, टेम्परेट जो हाई हिली एरिया है वो, जैसे आप यूपी से आगे जब जाएंगे तो या तो यूपी में टॉप पे जाइए या उत्तराखंड में जाइए. उत्तराखंड से टेम्परेट बेल्ट शुरू हो जाएगी, तो देहरादून मसूरी में जाएंगे तो वहां से पाइन फॉरेस्ट दिखना शुरू हो जाएंगे. और फिर अगर आप उससे भी ऊपर जाएं या हिमाचल में आप जाइए तो हिमाचल ज्यादा एल्टीट्यूड पे, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको जो है वो देवदार मिल जाएगा, उसके फॉरेस्ट मिल जाएंगे. और ऊपर जाएंगे तो बिर्च के मिल जाएंगे. कनाडा चले जाइए, वहां पे सिकोया वगैरह आपको मिल जाएगा. तो जितने कोल्ड एरियाज हैं जहां टेम्परेचर यूजुअली चिलिंग रहता है, वहां पे आपको जो है वो जिम्नोस्पर्म मेनली दिखाई देते हैं. इंडिया में अगर कहा जाए तो हिमालयन माउंटेन, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिए, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, इस एरिया में अंदर आपको मिल जाएंगे. बट ये कोल्ड में भी जीरोफाइट्स हैं. नॉर्मली होता क्या है कि जीरोफाइट्स का मतलब हम समझते हैं डेजर्ट प्लांट, बट एक्चुअली गलत हुआ. वो जीरोफाइट का मतलब हुआ कि दो तरीके से हम जीरोफाइट्स को लेते हैं, ना. ये एक टर्म बार बार यूज होगा. जीरोफाइट्स का मतलब होता है वो प्लांट जो लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं, विच ग्रो इन लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जो पानी की कमी में ग्रो करते हैं वो जीरोफाइट कहलाते हैं. पानी की कमी दो वजह से होती है. एक होती है फिजिकल और एक होती है फिजियोलॉजिकल. जीरोफाइट दोनों ही है, फिजिकल जीरोफाइट एंड फिजियोलॉजिकल जीरोफाइट. फिजिकल जीरोफाइट्स वो हैं जहां पानी है ही नहीं. इनमें डेजर्ट आते हैं, क्योंकि डेजर्ट के अंदर जो प्लांट है वो फिजिकल जीरोफाइट्स हैं, बिकॉज वहां पानी होता ही नहीं है. पानी है ही नहीं तो प्लांट कैसे पानी लेगा. तो पानी की लो अवेलेबिलिटी के साथ ही काम चलाएगा. फिजियोलॉजिकल में क्या है, पानी तो बहुत ज्यादा है बट पानी जम गया, फ्रोजन वाटर है. बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये स्नो कवर्ड एरिया है. अब स्नो कवर्ड, स्नो इज फ्रेश वाटर फॉर्म. जैसे आप देख ही रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म टेम्परेट एरिया में, अब हिमाचल या उत्तराखंड के हाई एल्टीट्यूड पे बर्फ गिर रही है. अब बर्फ गिर रही है, बर्फ तो पानी है, लेकिन बर्फ को थोड़ा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे. स्नोफॉल में जो वाटर है वो थोड़ा एब्जॉर्ब होगा. तो इसका मतलब उन्हें भी पानी की कमी को झेलना पड़ेगा, बट दैट इज फिजियोलॉजिकल जीरोफाइट. और जो डेजर्ट में ओपनशिया या कैक्टस पड़ते हैं, अकेसिया है, नीरियम है, ये सारे फिजिकल जीरोफाइट्स हैं. जीरोफाइट्स के बारे में आप इकोलॉजी वाले सेक्शन में भी स्टडी करते ही हैं. तो पाइनस या कोनिफर्स जो जिम्नोस्पर्म में आते हैं, दे आर जीरोफाइट्स, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल जीरोफाइट, नॉट फिजियोलॉजिकल जीरोफाइट्स हैं. बेसिकली वो फिजिकल जीरोफाइट्स नहीं कहलाते. सारे टेरेस्ट्रियल हैं, ऑल आर टेरेस्ट्रियल होना चाहिए. सारे जिम्नोस्पर्म टेरेस्ट्रियल हैं. देयर इज नो एक्वेटिक जिम्नोस्पर्म. कोई भी जिम्नोस्पर्म वाटर में नहीं है. डोमिनेटिंग बाय टॉल ट्रीज. अधिकतर जिम्नोस्पर्म में आपको प्रॉपर ट्री मिलेंगे. कुछ वुडी, वुडी का मतलब है जिनमें वुड बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी. कुछ वुडी श्रब्स हो सकते हैं. कोई हर्बेशियस भी नहीं है. तो कोई एक्वेटिक जिम्नोस्पर्म नहीं है और कोई हर्ब लाइक जिम्नोस्पर्म नहीं है. ये दोनों चीजें याद रखिएगा. टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज को अगर आप देखेंगे तो दैट टॉलेस्ट प्लांट इज सिकोया. एनसीईआरटी ने सिकोया दिया है. स्पीशीज याद करना चाहे तो सेम्परविरेंस. तो सिकोया जो है वो टॉलेस्ट ट्री है, टॉलेस्ट ऑफ ऑल. चाहे आप पूरे प्लांट किंगडम में देखें तो भी टॉलेस्ट यही है, और जिम्नोस्पर्म में भी देखेंगे तो भी टॉलेस्ट यही आएगा. सो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज इज सिकोया. इसको जाइंट रेडवुड ट्री या फादर ऑफ द फॉरेस्ट ऐसे बोलते हैं. कैलिफोर्निया में है ये. कैलिफोर्निया के अंदर सिकोया सेम्परविरेंस का केवल एक ही ट्री बचा हुआ है जो सबसे पुराना है.
और सबसे लंबा है जो ऑन रिकॉर्ड 110 मीटर से ज्यादा की हाइट का है, जहां तक मेरी नॉलेज है, कुछ ऊपर नीचे डेटा हो सकता है, बट दैट इज कॉल्ड जाइंट रेडवुड ट्री कहलाता है। रेड कलर की वुड है तो रेडवुड ट्री नाम दे दिया। जाइंट बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉल है। फादर ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज उस फॉरेस्ट में वो सबसे पुराना सबसे लंबा ट्री है, दैट्स वाई। सो ये हैबिटेट के कुछ पॉइंट्स हैं। अभिषेक ने नमस्ते सर जी लिखा था कुछ देर पहले, नमस्कार। अब आएगा प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी यहां पे भी कैसी है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, उसमें प्रॉपर रूट स्टेम लीफ आपको सब मिल जाएगा, है ना। जैसे एक नॉर्मल एंजियोस्पर्म में आपको रूट स्टेम लीफ मिलता है, उसी तरीके की प्लांट बॉडी आपको जिम्नोस्पर्म में मिल जाएगी। दिस इज नॉर्मल प्लांट बॉडी। डोमिनेंट स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब जिम्नोस्पर्म में दो ग्रुप आएंगे आगे, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें। एक साइकेट्स का ग्रुप है जिसमें साइकस एग्जाम्पल बार बार आएगा। एक कोनीफर्स है जिसका रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल पाइनस है। तो हमें हर चीज, जैसे अभी तक हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा स्लेजिनेला वर्सेस फर्न, क्योंकि क्लास करेक्टर नहीं थे तो आउट ऑफ 4 क्लास एक लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल ले लिया स्लेजिनेला और एक फर्न ले लिया इन जनरल। ऐसे ब्रायोफाइट में लिवरवर्ट और मॉस, और एल्गी में ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। तो जिम्नोस्पर्म में केस क्या है, तो जिम्नोस्पर्म के केस में यह है कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स दिए गए हैं वो साइकस पाइनस को लेके दिए गए। तो साइकस पाइनस को लेके का मतलब ये है कि हमें जो भी पढ़ना है वो साइकस और पाइनस के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो रूट स्टेम लीफ है ना, मैंने खाली जगह छोड़ रखी है, हम अलग अलग करके देख लेते हैं। आप ऐसे देख लीजिए कि अगर हम रूट्स को स्टडी करें तो साइकस में क्या है और पाइनस में क्या है। एक क्लास का मेंबर साइकस है और एक क्लास का मेंबर पाइनस है। अब अगर हम साइकस की बात करेंगे तो दोनों साइकस और पाइनस, जिम्नोस्पर्म में रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है। देयर इज टैप रूट सिस्टम, यहां भी है, और पाइनस में भी कैसा है, टैप रूट है। दोनों ही जगह टैप रूट प्रेजेंट होगी, साइकस में भी और पाइनस में भी। चेंजेस क्या क्या है, चेंजेस ये है कि साइकस में इस टैप रूट के अलावा एक और रूट है, देयर इज अनदर रूट जिसको आप कोरोलाइड रूट बोलते हैं। साइकस में एक टैप रूट के अलावा एक और रूट है, उस रूट को हम क्या बोलते हैं, कोरोलाइड रूट बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है, कोरोलाइड रूट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बीजीए का, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सी है, नॉस्टॉक और एनावेना। एनावेना की स्पीशीज भी है साइकेडी, साइकस से लिया गया टर्म साइकेडी। तो क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसका मतलब कोरोलाइड रूट बायो फर्टिलाइजर का काम कर सकती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। सो दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। तो साइकस में टैप रूट के अलावा एक और रूट है जिसको हम कोरोलाइड रूट बोलते हैं, और वो सिम्बायोटिकली एसोसिएशन कैरी करती है ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, एंड सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। क्लियर। कोरोलाइड रूट में ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोरोलाइड रूट की अगर आप देखोगे तो ये सॉइल से बाहर आ जाती है। नॉर्मली रूट्स क्या होती हैं, वो सॉइल में ग्रो करती हैं, वो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करेंगी, जिधर ग्रेविटी है उधर ग्रो करती हैं। ग्रेविटी की ग्रोथ के लिए हम जियोट्रॉपिक वर्ड लिखते हैं, और पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी। साइकस में जो रूट है कोरोलाइड रूट, वो कहां जा रही है, वो ग्रेविटी से बाहर, क्योंकि वो मिट्टी से बाहर निकल के आती है, एरियल हो जाती है। तो साइकस की कोरोलाइड रूट में एक स्पेशलिटी ये भी है कि ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। ये सॉइल से अपोज में, ग्रेविटी के अपोज में ग्रो कर रही है, लाइट की तरफ ग्रो कर रही है, तो कहलाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अभी हम स्टेम नहीं पढ़ रहे, अभी आप रूट्स ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप रूट्स की बात करेंगे तो साइकस की रूट में चेंजेस क्या हुए। पहला तो यह कि साइकस में टैप रूट सिस्टम है, पाइनस में भी टैप रूट होगा, सारे जिम्नोस्पर्म में टैप रूट ही प्रेजेंट होती है। बट साइकस में एक स्पेशलिटी यह है
कि साइकस में एक रूट अलग से है, और वो रूट अलग से किस सेंस में है कि वो तो सॉइल से बाहर निकल आती है, कोरल लाइक आउटग्रोथ होती है, तो इसलिए नाम दे दिया गया कोरोलाइड, कोरल लाइक रूट है ये। इनमें बीजीए का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेंगी, सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। इनका फीचर्स स्टडी करोगे तो ये ग्रेविटी के अपोज में ग्रो करती हैं, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, लाइट की तरफ ग्रो कर रही है तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना। न्यूमेटोफोर और कोरोलाइड रूट एक ही है? नहीं फरहीन, न्यूमेटोफोर अलग होता है, कोरोलाइड रूट अलग होता है। कोरोलाइड रूट का एग्जाम्पल साइकस है, न्यूमेटोफोर का एग्जाम्पल फिलहाल साइकस नहीं है, जब आएगा एग्जाम्पल मैनग्रूव प्लांट मॉर्फोलॉजी के स्टार्टिंग में तो आप पढ़ेंगे। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी जो मैंने रेड से मेंशन किया कि न्यूमेटोफोर और कोरोलाइड रूट दोनों ही नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हैं, है ना। लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों का फीचर सेम है बट दोनों अलग अलग रूट हैं। ये तो साइकस के रूट सिस्टम की बात हो गई। पाइनस में एक नॉर्मल टैप रूट है, लेकिन पाइनस में खास बात क्या है कि पाइनस की टैप रूट पे माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। माइकोराइजा आपको फंगी के साथ पढ़ाया था कि फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर हायर प्लांट की रूट के साथ है तो माइकोराइजा कहलाता है। तो यहां ये दूसरी नहीं है, जो नॉर्मल टैप रूट होगा उसी पे माइकोराइजा है। सो पाइनस के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन है। तो पाइनस की जो टैप रूट है वो माइकोराइजा को कैरी करती है, तो पाइनस में स्पेशलिटी ये हो गई कि वो माइकोराइजा को कैरी करती है, तो माइकोराइजा इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर? कौन सा माइकोराइजा होता है पाइनस में? एक्टोमाइकोराइजा या एंडोमाइकोराइजा? बताइए। कौन सा माइकोराइजा होता है? रैनी देवी, एक्टोमाइकोराइजा। ये माइकोराइजा कौन सा है? दिस इज एक्टोमाइकोराइजा, सही आंसर है ये। विधि ने भी लिखा है, दीपांशु ने भी लिखा है, गुंजन ने भी लिखा है, ऋतु ने भी लिखा है, सबने लिखा हुआ है एक्टोमाइकोराइजा। सो पाइनस में एक्टोमाइकोराइजा होगा, उसकी नॉर्मल टैप रूट पे। पाइनस में रूट एक ही है बट उसके ऊपर माइकोराइजा है। साइकस में रूट दो हैं, एक जमीन के नीचे टैप रूट सिस्टम, एक जमीन से बाहर कोरोलाइड रूट। और जो जमीन से बाहर है दैट इज कोरोलाइड रूट, वो सिम्बायोटिकली एसोसिएट करती है विद साइनोबैक्टीरिया, और फिर वो बायोलॉजिकल बायो फर्टिलाइजर के तरीके से यूज हो जाएगी, बिकॉज वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैरी कर सकती है ना। तो ये रूट और इसके बारे में हो गया साइकस और पाइनस की। अब स्टेम की बात करते हैं। साइकस और पाइनस का स्टेम में चेंजेस क्या है ना, ये था ना स्टेम हमारा। स्टेम को लेके आते हैं। साइकस का जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है, साइकस में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच स्टेम है विद क्राउन ऑफ लीफ। एक ऊपर क्राउन आ जाएगा लीफ का, जैसे ये साइकस है, ये अनब्रांच स्टेम, ये जमीन से जुड़ा हुआ है, ऊपर यहां पे क्राउन ऑफ लीव्स, बहुत सारी लीव्स आ जाएंगी। साइकस इसी तरीके से दिखाई देता है, जैसे आप कोकोनट ट्री बनाते हो ना वैसा कुछ। तो साइकस में एक अनब्रांच स्टेम है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ऊपर बहुत सारी लीफ टॉप पे आ जाएंगी तो क्राउन ऑफ लीफ बन जाएगा। ये साइकस के स्टेम की बात हो गई। पाइनस के स्टेम पे, पाइनस के स्टेम में क्या है? पाइनस में ब्रांचिंग होती है, पाइनस का स्टेम ब्रांच है। ना? अब जब ब्रांच स्टेम होगा तो यहां पे ब्रांचिंग भी दो तरीके से होती है, दो ब्रांचेस होती हैं। एक कहलाती है लॉन्ग शूट और एक कहलाती है डॉर्फ शूट। दो ब्रांचेस बन गई, एक लॉन्ग शूट्स और एक डॉर्फ शूट्स। लॉन्ग शूट्स वो है जो हमेशा ग्रो करती रहेंगी, इनकी ग्रोथ अनलिमिटेड है, इन पे कभी भी लीफ नहीं बनेगी, तो ये हमेशा लंबाई में ग्रो करती रहेंगी, है ना। दिस इज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। और डॉर्फ शूट वो होती हैं जिनकी ग्रोथ लिमिट कर जाती है। लिमिट क्यों कर जाती है? क्योंकि डॉर्फ शूट की टिप पे लीफ बन जाएगा। अगर किसी शूट की टिप पे लीफ बना दोगे तो डिफरेंशिएशन हो गया, आगे तो कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है नहीं, तो आगे वो ग्रो नहीं करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि डॉर्फ शूट के ऊपर लीव्स आ जाएंगी,
एट टिप। तो इसलिए जो डॉफ शूट्स हैं वो लिमिटेड ग्रोथ की हो गई और जो लॉन्ग शूट्स हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ की हो गई। तो साइकस और पाइनस के स्टेम में डिफरेंस आ गया। साइकस में अनब्रांच स्टेम है, पाइनस में ब्रांच है। पाइनस में ब्रांचिंग के बाद डॉर्फ एंड लॉन्ग शूट्स बनेगी। डॉर्फ शूट्स हैव लीव्स एट द टिप, सो दे आर ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। लॉन्ग शूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, वो कितनी भी ग्रो करती जाएंगी, है ना। लॉन्ग शूट और डॉर्फ शूट एनसीईआरटी में जो फिगर बना हुआ है जिंको का, उसमें भी बनी हुई है। तो पाइनस के अलावा बाकी जगह भी ये चीजें हैं, बट फिलहाल आप पाइनस के लिए भी याद रखिएगा, साइकस में अनब्रांच है, पाइनस में ब्रांच है। अब आते हैं दोनों की लीफ पे। साइकस और पाइनस की लीफ में क्या चेंजेस हैं। नेक्स्ट, लीफ के लिए लिखा है कि जिम्नोस्पर्म क्योंकि एक कोल्ड रीजन के अंदर मिलता है, टेम्परेट एरिया के ट्रीज हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, सो दे आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर माइनस में भी चला जाए तो लीफ जमेंगी नहीं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो वाटर है वो फ्रीज कर जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, बहुत हाई विंड है, जैसे होता ही है, स्नोफॉल हुआ तो बहुत तेजी से हवा चल रही है, तो उस सब चीजों को आसानी से वो टॉलरेट कर सकती हैं। तो इन जनरल जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स हैं, दे आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड अदर फैक्टर्स आल्सो। डिफर क्या करेगा साइकस और पाइनस की लीफ में, वो आप देख लीजिए कि साइकस की लीफ में क्या चेंजेस आएंगे और पाइनस में क्या आएंगे। पहले हम साइकस की बात कर लेते हैं। अगर साइकस की बात करेंगे तो साइकस में सेम है। अगर साइकस की यंग लीफ को आप देखेंगे तो वो अगेन स्पाइरली क्वाइल्ड है। स्पाइरली क्वाइल्ड को हमने क्या लिखा था, ये सर्सिनेट टेक्सिस कहलाती है। एंड इट्स ए फर्म कैरेक्टर। अभी आपने आज ही पढ़ा है सुबह, फर्म, जैसे फर्म की लीफ थी, यंग लीफ क्या थी, स्पाइरली क्वाइल्ड थी। सर्सिनेट टेक्सिस या वेनेशन लिखा था। तो साइकस की यंग लीफ भी वैसे ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकस का ओरिजिन किसी फर्म से हुआ होगा। एक हमें रिजेंबलेंस मिल गया कि साइकस और फर्म के अंदर सिमिलरिटीज आ गई। और जब साइकस में मैच्योर लीफ बनेगी तो वो भी सेम है, पिन्नेटली कंपाउंड, जैसी फर्म की लीफ थी। हालांकि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होना फर्म कैरेक्टर नहीं होता। पिन्नेटली कंपाउंड तो बहुत सारी जगह है। अभी आप मॉर्फोलॉजी में पिन्नेटली कंपाउंड के एग्जांपल और भी पढ़ोगे, लाइक सिल्क कॉटन एनसीईआरटी में। तो पिन्नेटली कंपाउंड होना इज नॉट द फर्म कैरेक्टर, बट यंग लीफ का स्प्रिंग लाइक स्पाइरली क्वाइल्ड होना इज द फर्म कैरेक्टर। उसको सर्सिनेट टेक्सिस कहते हैं। तो साइकस में फर्म कैरेक्टर क्या हो गया, पहला कि उसमें यंग लीफ स्पाइरली क्वाइल्ड है। हालांकि मैच्योरिटी पे भी लीफ वैसी ही है जैसी फर्म के अंदर मैच्योरिटी पे होती है, दैट इज पिन्नेटली कंपाउंड। ठीक है, ये साइकस की लीफ के बारे में हो गया। पाइनस की लीफ कैसी होती है, जो पाइनस की लीफ है वो सिंपल लीफ है। इसे साइकस में लीफ कैसी हो गई, कंपाउंड। आप पढ़ते ही लीफ दो टाइप की होती है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। फिर कंपाउंड फर्दर दो टाइप की एनसीईआरटी में है, पिन्नेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड। तो पिन्नेटली कंपाउंड जैसे नीम में दिया हुआ है ना, सिल्क कॉटन में नहीं, नीम में। तो नीम में पिन्नेटली कंपाउंड है। करी पत्ता की लीफ आपने देखी होगी, पिन्नेटली कंपाउंड है। ऐसे ही साइकस की भी पिन्नेटली कंपाउंड होती है, फर्न की भी लीफ पिन्नेटली कंपाउंड होती है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ तो बहुत सारी जगह है, लेकिन उस पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का यंग स्टेज में स्पाइरली क्वाइल्ड होना, दैट इज कॉल्ड द फर्म कैरेक्टर। उसको हम सर्सिनेट टेक्सिस कहते हैं। पाइनस की लीफ कैसी है, पाइनस की लीफ सिंपल लीफ होती है। अब क्योंकि पाइनस तो एक प्रॉपर हाई एल्टीट्यूड पे मिलेगा, मैंने आपको बताया कि वो तो देहरादून से ऊपर जब आप जाओगे तो पाइन फॉरेस्ट आपको नजर आएंगे। लोग अपने घर में पाइन यहाँ उगा लेते हैं दिल्ली में भी, कि चलो गमले में एक लगा लिया, बट एज ए ट्री अगर आपको पाइनस को देखना है, टॉल ट्री, गर्दन ऊपर करके देखना पड़ेगा तो दिखाई देगा कितनी ऊंचाई का है, इतने लंबे लंबे ट्री हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर पाइन फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। पाइन फॉरेस्ट में जब आप उसको देखोगे तो क्योंकि वो एक एक्सट्रीम टेम्परेचर के एरिया में ग्रो कर रहा है, क्योंकि पाइनस एक टेम्परेट एरिया का जीरोफाइट है, तो उसमें जीरोफिटिक एडॉप्टेशंस भी होंगी। लीफ तो सिंपल है, शेप कैसा होगा, निडल के जैसा है, पतला निडल शेप होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉस होना चाहिए वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है,
स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा लीफ की सरफेस पे रहेंगे तो ज्यादा होगा, इनमें लीफ के अंदर चले गए, संकेन स्टोमेटा कहते हैं। इनमें स्टोमेटा कैसे हैं? संकेन स्टोमेटा है। और तीसरी चीज ये कि लीफ के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल इज ए वैक्सी मटेरियल जो एवोपोरेशन में वाटर लॉस को चेक करती है। तो ये तीनों क्या है? दीज आर जीरोफिटिक एडॉप्टेशंस। ये जीरोफिटिक एडॉप्टेशंस है इन पाइनस, जो वाटर लॉस को ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन मिनिमाइज करने के लिए पाइनस में है। क्योंकि पाइनस एक टेम्परेट एरिया का जीरोफाइट है, इट्स ए फिजियोलॉजिकल जीरोफाइट। बर्फ की फॉर्म में तो वाटर होगा लेकिन वाटर की फॉर्म में वाटर नहीं है। सो ड्यू टू दैट नेचर ने क्या किया? इनको एडॉप्ट कर दिया इस एनवायरमेंट में रहने के लिए। तो पाइनस में सिंपल लीफ आ जाएंगी विच इज निडल शेप हैविंग संकेन स्टोमेटा एंड थिक क्यूटिकल ऑन इट्स सरफेस। तो साइकस और पाइनस की लीफ के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ। अब फिर से वही आएगा कि हम बात करें रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लीकेशन की। साइकस पाइनस या जिम्नोस्पर्म में भी वेजिटेटिव है नहीं, एसेक्सुअल तो बहुत पहले खत्म हो गया पूरे प्लांट किंगडम में। जो भी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बेसिकली हमें जो आगे के फीचर्स पढ़ने हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए। सबसे पहला तो वही कि सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस हैं। पहली चीज तो आप जो कॉमन है वो समझ लीजिए, क्योंकि अभी हमने आज ही टेरिडोफाइट पढ़ा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको। ऑल आर हेट्रोस्पोरस। सारे जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? हेट्रोस्पोरी वाले हैं। अगर हेट्रोस्पोरी वाले होंगे, क्योंकि सब में सीड बनता है और सीड बनाने की पहली कंडीशन क्या थी कि हेट्रोस्पोरस होना चाहिए। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सब जगह कैसी है? हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। अब हेट्रोस्पोरी में दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो दो अलग अलग टाइप की स्पोरेंजिया भी हो गई, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। दो अलग अलग टाइप की लीफ भी हो गई, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। दो अलग अलग टाइप के कोन भी हो गए, माइक्रोकोन यानी मेल कोन और मेगाकोन यानी कि फीमेल कोन। ठीक। अब दोनों कोन एक ही प्लांट पे हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट पे हो सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली हायर प्लांट में देखते हो कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग हैं। जैसे आपकी 12th की बुक में दिया है कि पपाया है, पपाया जो है वो डायोशियस है, पपाया का मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। या मेल और फीमेल स्ट्रक्चर सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं। तो वो सिचुएशन मोनोशियस, डायोशियस जो भी आप पढ़ते हैं तो वो यहां पे भी है कि साइकस के अंदर दोनों प्लांट अलग अलग होते हैं। इवन पाइनस को छोड़ के सारे जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब ये हुआ यूनिसेक्सुअल, कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। लेकिन पाइनस कैसा है? मोनोशियस है। तो सबसे पहले जो एक्सेप्शन है वो आपको दे दिया गया, दिस वन। ये एक्सेप्शनल केस है। दीपांशु ने क्या पूछा? सर कोनिफर्स पाइनस ही है ना? यस, कोनिफर में ही पाइनस आता है ना। कोनिफर जब आप लिखेंगे तो पाइनस एक एग्जाम्पल ले लिया गया है ना। सो पाइनस इज मोनोशियस। पाइनस के अलावा जो जिम्नोस्पर्म आप देखेंगे तो लिखा है ऑल आर डायोशियस। मोस्टली जिम्नोस्पर्म कैसे हो गए? डायोशियस हो गए। एक्सेप्शनली पाइनस है मोनोशियस। डायोशियस का मतलब मेल फीमेल अलग अलग प्लांट होंगे, और पाइनस में मोनोशियस है, मींस प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। हमने बैक में स्टडी किया कि अगर दो अलग अलग टाइप के स्पोर हैं, दैट इज माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, उससे ऊपर जो आ जाएगा वो मेल कोन, फीमेल कोन आ जाएगा। वही सारी चीजें आपको सीरीज में लिखी हुई है ना। जिन लीफ पे बनेंगे, जिन स्ट्रक्चर में बनेंगे, जिन सेल्स में बनेंगे, जो उनका एग्रीगेशन होगा, जो स्पोर बनेंगे, पांचों वर्ड अलग अलग हो गए इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एंड मेगा। अगर किसी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल बनाते तो वो भी ऐसी बनती। लाइक अगर हम स्लैजिनेला की ड्रॉ करते, हमने जो टेरिडोफाइट में ड्रॉ किया वो फर्न की ड्रॉ किया, क्योंकि फर्न कैसे होते हैं? फर्न नॉर्मली होमोस्पोरस होते हैं। हालांकि साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला ये सारे हेट्रोस्पोरस थे, तो वो आपको लिख दिया था कि वो लाइफ साइकिल होमोस्पोरस की थी। अगर लाइफ साइकिल हेट्रोस्पोरस की बनाते तो मेल और फीमेल, माइक्रो और मेगा वर्ड बार बार आते। तो वो चीज आप अभी जिम्नोस्पर्म में बनाओगे कि जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में देखोगे तो सब चीजें अलग अलग है। पाइनस में एक ही प्लांट पे दोनों हैं, और बाकी सबके केस में कहा जाए तो अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे, है ना। मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये तो फीचर्स हैं। ये अभी मैं आपको ड्रॉ करूं तो आप यहां देखिए कि फॉर एग्जांपल लाइक हम पाइनस का बना रहे हैं, तो पाइनस का है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक स्पोरोफाइट होगा, दिस इज स्पोरोफाइट। ये कैसा होगा? डिप्लॉइड। और डोमिनेंट स्टेज क्या होती है? यही होती है।
तो ये डोमिनेंट स्टेज है जिसमें रूट, स्टेम, लीफ है और सारे स्ट्रक्चर हैं। अब मेल और फीमेल कोन अगर सेम प्लांट पे हो, हम मान लेते हैं कि ये पाइनस है, तो मेल फीमेल कोन एक ही होगी, एक ही प्लांट पे होगी, और नहीं तो बाकी जितने भी जिम्नोस्पर्म है उसमें स्पोरोफाइट भी दो बनेंगे, मेल प्लांट अलग बनेगा, फीमेल प्लांट अलग बनेगा। अभी हम यही मान लेते हैं कि दोनों में सेम चीजें हैं, एक ही है। यहां पे क्या आएगा, मेल कोन या स्ट्रोबिलस। यहां क्या हो गया, फीमेल कोन या स्ट्रोबिलस। इनको नाम दिया है माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेगास्पोरेंजिएट, है ना। आप नीचे देखोगे तो ये लिखा है माइक्रोस्पोरेंजिएट, दैट इज अ मेल स्ट्रोबिलाई या कोन, और मेगास्पोरेंजिएट दैट इज अ फीमेल स्ट्रोबिलाई या कोन, है ना। तो ये लैक्स यानी कॉम्पैक्ट कोन के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। सो दिस वन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, और ये क्या बन जाएगा, मेगास्पोरेंजिएट। ठीक। अब माइक्रोस्पोरोफिल आएगा यहां पे, क्योंकि मेल कोन किसका बना होगा, इस कोन बना होता है स्पोरोफिल का, माइक्रो है तो माइक्रो वर्ड लिख लीजिए। तो यहां आ गया माइक्रोस्पोरोफिल, यहां क्या आ जाएगा टर्म, मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या कहलाएगा, मेगास्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सेल्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां क्या आ जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। ये भी 2n है और ये भी 2n है, क्योंकि सारा कुछ स्पोरोफाइट ही तो हमने पढ़ा। अगर आप स्पोरोफाइट के हिसाब से लिखोगे तो सब 2n ही आएंगे। अब क्या होगा, नाउ मियोसिस अकर्स। अब मियोसिस होगी, क्योंकि मियोसिस होगी तो यहां स्पोर बन जाएगा माइक्रोस्पोर। इस माइक्रोस्पोर को ही आप पॉलन ग्रेन कहते हैं। यहां से जो बनेगा मियोसिस के बाद, दैट विल बी मेगास्पोर। ये भी हैप्लॉइड हो गया, ये भी हैप्लॉइड हो गया। तो जो अभी टेक्स्ट में लिखा था वो मैंने आपको सीरीज में लिख के दिखाया। हमने लिखा था टेक्स्ट में कि ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, नीचे से शुरू करिए। तो लिखा है कि ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, मींस हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, which are formed inside microsporangium and megasporangium। कैसे बनते हैं, by meiosis in microspore and megaspore mother cell respectively। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो माइक्रोस्पोरोफिल पे प्रेजेंट होगी, जो मेगास्पोरेंजियम है वो मेगास्पोरोफिल पे होगी, और इन माइक्रो और मेगास्पोरोफिल का जो कॉम्पैक्ट लेक्स लाइक कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई एंड मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। दोनों ही कोन या स्ट्रोबिलाई एक ही प्लांट पे हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोशियस कंडीशन एज इन केस ऑफ पाइनस, या दोनों अलग अलग हो सकते हैं इन द डिफरेंट प्लांट, मेल स्पोरोफाइट और फीमेल स्पोरोफाइट अलग अलग हो जाएगा, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, जैसा मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में होता है। तो जो भी टेक्स्ट में लिखा था उसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो इट लुक्स लाइक कि ये स्ट्रक्चर सीरीज में आएंगे, है ना। यहाँ पे इससे पहले ये हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा हुआ है सेम लिखा है, 2 स्पोर्स, फिर 2 स्पोरेंजिया, 2 स्पोरोफिल, 2 मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पे हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं, है ना। ये इस सब के बारे में दिया। अब क्या होगा, अब जो ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है ये जर्मिनेट करेंगे। माइक्रोस्पोर तो क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकल आएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, तो माइक्रोस्पोर से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट। यहां से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, जो बहुत ही रिड्यूस स्ट्रक्चर है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स का होता है, 3 या 4 सेल का स्ट्रक्चर होगा जो मेल गैमेटोफाइट है। ये हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट से क्या बन गया यहाँ पे अब मेल गैमेटोफाइट। ऐसे मेगास्पोर से यहां क्या बनेगा, मेगास्पोर से यहां जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट।
ये आ गया। तो हमारे पास दो गैमेटोफाइट और ये स्पोरोफाइट थे, तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन गए, है ना। कौन सब में होंगे? यस, फरहीन ने लिखा है कौन सब में होंगे। यहाँ कौन की प्रेजेंस कांस्टेंट है। दे आर फॉर्मिंग ए लेक्स और कोन लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए तो नाम कोनीफर दिया गया है। कोनीफर का मतलब है उनमें कोन्स भी प्रेजेंट होगी और उनका अपीयरेंस भी कोन के जैसा आएगा। जब आप एक ड्राइंग में ट्री को ड्रॉ करते हो ना, जैसे नॉर्मल आप 6th 7th 8th में आप ड्राइंग बनाते हो तो कोन लाइक ट्री ऐसे बनाते हो। ये ट्री बनाया आपने, जैसे क्रिसमस ट्री बनाते हैं ना ड्राइंग में, तो इनका अपीयरेंस ही ऐसा आएगा। ये लंबा सा ट्री होगा नीचे और ये सब लीफी पोर्शन है ऊपर जो एरो जैसा बना हुआ है। तो क्योंकि ये कोन लाइक अपीयरेंस के होते हैं इसीलिए कोनीफर कहलाते हैं, और प्रेजेंस ऑफ कोन भी एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। मेल गैमेटोफाइट अभी हम बनाएंगे, या आगे लिखा होगा कि बहुत ही रिड्यूस टाइप का है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स का बना होता है। 3 या 4 सेल काउंट कर सकते हो, इतना छोटा है, तो बहुत ही रिड्यूस हो गया। बट इस मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन ये मेल गैमीट अब एंथेरोजॉइड नहीं है ना। ये क्या बला है? सो दिस इज मेल गैमीट, है ना, एन। अब ये मेल गैमीट एंथेरोजॉइड नहीं है। यहां पे जैसे ब्रायोटेरिडो में आपने एंथेरोजॉइड लिखा था, यहां मेल गैमीट को एंथेरोजॉइड नहीं बोलेंगे, और होगा भी ये नॉन मोटाइल, यहां पे मोटिलिटी नहीं है। ये भी नोटिस करने की चीज है कि मेल गैमेटोफाइट में आना तो पहले एंथ्रीडियम चाहिए था ना, लेकिन जैसा था कि विद रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन गैमेटोफाइट को रिड्यूस होना है, तो एक्चुअली यहां पे क्या है कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो रिड्यूस हो गया, उसमें एंथ्रीडियम खत्म हो गया। सीधे सीधे नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर सकते हो, 3 या 4 सेल का मेल गैमेटोफाइट होगा और उसमें मेल गैमीट्स बनेंगे सीधे सीधे, उसमें कोई एंथ्रीडिया नहीं है। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट में अभी भी आर्किगोनिया है, तो एंथ्रीडिया तो नहीं है लेकिन आर्किगोनिया इज स्टिल प्रेजेंट, और इस आर्किगोनिया के अंदर एग यानी कि फीमेल गैमीट आ जाएगा, एन। तो मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम नहीं है, बट फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया है। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि जिम्नोस्पर्म के लिए लिखा हुआ है कि ये आर्किगोनिएट प्लांट है। आर्किगोनिएट प्लांट का मतलब है हैविंग ओनली आर्किगोनिया, बिकॉज मेल गैमेट एंथ्रीडियम के अंदर जैसे ब्रायोटेरिडो में बन रहे थे वैसे यहां नहीं बने, यहां मेल गैमेटोफाइट में डायरेक्टली मेल गैमीट बन गए। जैसे 12th में आप पढ़ते हैं कि पॉलन ग्रेन है, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल बनेगी और फिर जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाएगी, वैसा ही सेम यहां पे भी है। तो यहां एंथ्रीडिया नहीं बनेगा लेकिन आर्किगोनिया अभी भी है। अब क्या होगा, ये मेल गैमीट इस एग से फर्टिलाइज करेगा। अभी हम जर्नल अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल लाइफ साइकिल बना रहे हैं, फर्टिलाइज करके यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा 2n, और जाइगोट से बनेगा यहाँ पे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर डेवलप होके दोबारा से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेल गैमीट एग तक पहुंचेगा कैसे, बिकॉज मेल गैमीट तो नॉन मोटाइल है। अगर मेल गैमीट नॉन मोटाइल है तो वो एग तक कैसे पहुंचेगा? फिर उसके लिए ये होगा कि मेल गैमीट को ले जाया जाएगा। ले जाने के लिए एक स्टेप जिम्नोस्पर्म में ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का पर्पस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पढ़ते हैं ना आप एंजियोस्पर्म के लिए। यहाँ एंथर स्टिग्मा तो नहीं है, यहाँ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम द मेल कोन टू द फीमेल कोन। फीमेल कोन में जहां आर्किगोनिया होगा, जहां ओव्यूल आएगा, वहां पे उसको ट्रांसफर कर देगा। तो पॉलिनेशन ऐड हो जाएगा आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन। तो जो आपने एरो बनाया है उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इट शोज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे एक पॉलिनेशन स्टेप ऐड हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है दैट इज एयर पॉलिनेशन, फिक्स है। पहले पॉलिनेशन होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, वहां से एम्ब्रियो और वहां से स्पोरोफाइट। सीड कैसे बनता है? जो ये मेगास्पोरेंजियम था, इस मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। आप, ये भी एक नीट का क्वेश्चन है कि ओव्यूल इज, तो आपका ऑप्शन दिया होता है इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें बाहर की जो लेयर होती है वो इंटेगुमेंट्स कहलाती है। अभी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ये ओव्यूल ही एक्चुअली आगे जाके किसमें चेंज हो जाएगा? सीड में। ये मेगास्पोरेंजियम है, इसमें मान लीजिए मेगास्पोर से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बन गया, यही फीमेल गैमेटोफाइट आ गया, यही आर्किगोनिया, यही एग। जैसे अभी आपने टेरिडोफाइट के लिए लिखा था
कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट इज रिटेन्ड इन द स्पोरोफाइट। तो सेम यहां पे भी है, पॉलिनेशन की वजह से माइक्रोस्पोर तो इस स्ट्रक्चर से बाहर आ गया, लेकिन मेगास्पोर के लिए थोड़ा ना पॉलिनेशन होता है, मेगास्पोर तो यही प्रेजेंट है इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोर है। मेगास्पोर से वही फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, वही आर्किगोनिया बन गई, वही एग बन गया। तो फर्टिलाइजेशन जो हुआ वो ओव्यूल के अंदर ही कंप्लीट हो गया। तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाएगा? सीड में। तो इस एम्ब्रियो के ऊपर आपको जो लेयर नजर आएगी, जो स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड सीड। ये क्या है? ये सीड है। तो बेसिकली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसके अंदर हो रहा है? सीड के अंदर हो रहा है। तो सीड की फॉर्म में एम्ब्रियो आएगा और जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो एक नया प्लांट बना देगा। तो ये एक ब्रीफ लाइफ साइकिल है। जो मेजर चेंजेस है वो अभी हम वन बाय वन देखते हैं, है ना। हर्षित वर्मा ने लिखा है सर आर्किगोनिया क्या है सर? ये कैसा क्वेश्चन है हर्षित? आर्किगोनिया का मतलब क्या था? आर्किगोनिया इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी पढ़ा तो ब्रायोफाइट में भी आर्किगोनिया था, टेरिडोफाइट में भी आर्किगोनिया था। ब्रायोफाइट में आर्किगोनिया फ्लास्क शेप थी, आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था। यहाँ स्ट्रक्चर वो नहीं आएगा फ्लास्क के जैसा, लेकिन आर्किगोनिया इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथ्रीडिया नहीं है बस, यहाँ पे केवल आर्किगोनिया है ना, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में करके देखते हैं। अभी तक तो हमने वो लिखा हुआ है जो एक जर्नल आपको समझना है कि मुझे जिम्नोस्पर्म में किन किन पॉइंट से होके निकलना है। जिम्नोस्पर्म की साइकिल में मेजर टर्म्स क्या क्या आने वाले हैं। जैसे जो राइट साइड में 2 पैरेलल लाइन लिखी है, वो केवल इसलिए लिखी है बिकॉज माइक्रो और मेगा अलग अलग हो गया। इससे पहले अभी आपने टेरिडोफाइट की एक घंटे 1.5 घंटे पहले बनाई थी लाइफ साइकिल, तो उसमें केवल स्पोर था, वहां पे लिखा था स्पोर, सबसे पहले स्पोर था, फिर यहाँ पे स्पोर मदर सेल, यहाँ स्पोरेंजियम, यहाँ स्पोरोफिल, यहाँ पे कोन। बस अब हेट्रोस्पोरी की वजह से क्या हो रहा है? मेल और फीमेल, माइक्रो और मेगा अलग अलग हो गए। तो इसलिए माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिएट, दैट इज कोन या स्ट्रोबिलाई, born on the same plant or on the different plant। दीपांशु ने क्या है सर ये सारे टर्म एक बार और एक्सप्लेन कर दो। बेटा थक जाऊंगा ऐसे तो एक्सप्लेन करते करते, बताया तो आपको ये टर्म्स। अच्छा ठीक है, आप रुको, मैं ट्राई करता हूं, देखता हूं ये कहां से शुरू हुए। अच्छा सेव नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अभी टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल बनाई थी ना हमने। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में आपको बताया था मैंने कि टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में एक स्पोर था। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल आपने तो बनाई होगी, मेरे तो डेटा चेंज हो गया, स्लाइड चेंज हो गई, तो लिखा हुआ डेटा उस पर नहीं है। टेरिडोफाइट की एक लाइफ साइकिल ड्रॉ की थी, उसमें आपने एक स्पोरोफाइट बनाया, उसमें डॉटेड लाइन से दिखाया था कि कौन प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिनमें था उनके एग्जाम्पल स्लेजिनेला और साल्वीन, स्लेजिनेला और इक्विसिटम थे। नहीं तो स्पोरोफिल आएगा, उसमें सोराई बनेंगे जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हैं, उनको कट करेंगे तो स्पोरेंजिया मिलेगी। स्पोरेंजिया का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, एनुलस और स्टोमियम था। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है, मियोसिस के बाद स्पोर बन गए और स्पोर से एक गैमेटोफाइट बन गया प्रोथैलस। अब जो भी आपने टेरिडोफाइट में ये लिखा था वो एक ही स्पोर था, वहां लिखा था ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम टाइप, इसलिए टेक्निकल वर्ड यूज कर लिए हमने होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, कि वो टेरिडोफाइट क्या कहलाते हैं? एक ही टाइप के स्पोर हैं, तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट हो गए। सेम नाम लिखे हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है, केवल एक बार लिखा था। अब जिम्नोस्पर्म में तो सारे हेट्रोस्पोरस हैं, है ना। हेट्रोस्पोरस है तो इसका मतलब क्या है कि 2 अलग अलग टाइप के स्पोर बनेंगे। अगर 2 अलग अलग टाइप के स्पोर बनेंगे तो एवरी टाइम आपको माइक्रो और मेगा या मेल और फीमेल यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप पैरेलल भी सिंक्रोनाइज करोगे, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल को देख लो और आप जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को देख लो, पॉइंट्स आपको सारे सेम मिलेंगे। वहां सिर्फ स्पोर था, यहां माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर हो गया। वहां स्पोर बनाने वाली सेल्स स्पोर मदर सेल थी, यहां माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल अलग अलग हो गई। टेरिडोफाइट में स्पोरेंजियम था, यहां माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम हो गया। टेरिडोफाइट में स्पोरोफिल था, यहां माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल हो गई। टेरिडोफाइट में केवल कोन था, यहां मेल और फीमेल कोन या माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिएट कोन बन के तैयार हो गई।
हमने यहाँ पे सिर्फ माइक्रो मेगा इसलिए किया बिकॉज जिम्नोस्पर्म में सीड बनना कंपलसरी है। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्लांट है, और अगर सीड बनेगा तो सीड बनने की पहली कंडीशन तो यही थी ना कि हेट्रोस्पोरी होनी चाहिए। हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं सारे सीड प्लांट, तो हेट्रोस्पोरी की वजह से माइक्रो मेगा पैरेलल में आपको लिखना पड़ा। ये सारी चीजें थी इसमें। अब जैसे स्पोर से एक गैमेटोफाइट बनता है तो यहाँ दो स्पोर है तो दो अलग अलग गैमेटोफाइट बन जाएंगे। माइक्रो स्पोर से बनेगा माइक्रो यानी मेल गैमेटोफाइट, मेगा स्पोर से बन जाएगा मेगा यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। अब टेरिडोफाइट में तो आपने बना लिया कि मेल या फीमेल गैमेटोफाइट में पार्ट भी बन गए वहां पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट और छोटा हो गया। कैसे छोटा हुआ कि माइक्रोस्पोर से जब मेल गैमेटोफाइट बनेगा तो उसमें एंथ्रीडियम खत्म हो गया, है ही नहीं। मेल गैमेटोफाइट इतना छोटा है कि आप सेल का नंबर भी काउंट कर सकते हो। इट इज 3 या 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, 3 या 4 सेल का मेल गैमेटोफाइट होगा बस। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट छोटा हो गया लेकिन अभी भी उसमें आर्किगोनिया है, तो फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया आएगा, आर्किगोनिया से एग बन जाएगा। एग जब फर्टिलाइज होगा, अब फर्टिलाइज कैसे होगा, मेल गैमीट आके एग को फर्टिलाइज करेगा, लेकिन यहां जो मेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल है। यहां मेल गैमीट में फ्लैजिला नहीं होता। जैसे ब्रायोटेरिडो के मेल गैमीट कैसे थे, फ्लैजिलेटेड थे। ब्रायोफाइट में 2 फ्लैजिला थे, आपने लिखा बाई फ्लैजिलेटेड कॉमा शेप स्पाइरली कॉइल्ड मेल गैमीट है। टेरिडोफाइट में मैंने लिखा नहीं या बताया नहीं, लेकिन वह मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन फ्लैजिला तो होते ही है। एंथ्रोजॉइड वर्ड तो लिखा ही था ना, तो बाई फ्लैजिलेट हो या मल्टी फ्लैजिलेट हो, फ्लैजिला है तो वाटर चाहिए था, वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन हो गया, वाटर में ट्रेवल करके चला गया। यहां तो लिखा नहीं आपने वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मेल गैमीट तो नॉन मोटाइल है, वो मूव तो कर ही नहीं पाएगा। अगर वो मूव नहीं कर पाएगा तो उसे लेके कौन जाएगा, तो पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन स्टेप बढ़ गया। टेरिडोफाइट में तो कोई पॉलिनेशन नहीं था, यहां पॉलिनेशन आ गया। पॉलन ट्यूब बनेगी जो मेल गैमीट को एग तक लेके जाएगी, लेकिन अगर लेके जाएगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, वहां से एम्ब्रियो और वहां से नया स्पोरोफाइट। तो एक मैंने आपको लेआउट बना के दिखाया, बाकी जब आप फीचर्स पढ़ोगे तो इनको अलग अलग भी करोगे। यहां मेल गैमीट कैसा था ये याद रखिएगा, मेल गैमीट यहाँ पे नॉन मोटाइल है और आगे भी नॉन मोटाइल होगा। जिम्नो और एंजियो दोनों में मेल गैमीट कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। ब्रायोटेरिडो में कैसा होगा, मोटाइल होगा। एल्गी में मेल गैमीट कैसा होगा, मोटाइल होगा, क्योंकि आइसोगैमस और एनाइसोगैमस में तो मेल की बात ही नहीं आती, केवल ऊगैमस में मेल गैमीट लिखते हैं और मेल गैमीट मोटाइल होगा, है ना। रेड एल्गी में आपने लिखा था कि गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, तो जहां जो फीचर आपने लिखा है वो भी आपको याद रखना है, किसका गैमीट कैसा है ना। देखिए मैं फिर से आपको एक बार और बैक में ले जा रहा हूं, कम से कम 5-7 बार तो आप मेरे से ये सुन लोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉटनी मैं याद करा दूंगा, आपकी क्लास में प्रेजेंस होनी चाहिए। और आने से पहले, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको 10 मिनट पहले ये देखना है कि सर ने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। एक 10 से 15 मिनट का रिवीजन लेके बैठिए क्लास में, माइंड के साथ आपको यही बॉटनी याद हो जाएगी। इतनी बार मेरे मुंह से निकलेगा कि आपको खुद ही याद हो जाएगा। घर पे जाके बस आपको बॉटनी में के क्वेश्चंस करने, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, स्टेटमेंट आपके सामने होगा, गिवन ऑप्शंस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको आंसर करना है ना। फिर से अगर आप एक बार अगर देखोगे, दीपांशु ने लिखा है थैंक्स सर नाउ क्लियर, बट अगर आप ये लिख देते कि सर एक बार और समझा दो तो मुझे एक बार और बोलना पड़ता। हालांकि देखो दोबारा से यही लिखा था, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। सारे स्पोर्स हेट्रोस्पोर हैं, मतलब सारे प्लांट हेट्रोस्पोरस हैं पाइनस को छोड़ के, सॉरी सारे डायोशियस हैं पाइनस को छोड़ के, वो मोनोशियस है। तो यहां से जो लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल कोन एक ही ट्री पे हो सकती हैं पाइनस, तो ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ऊपर लिखा है मोनोशियस है। और साइकस या उसके अलावा कोई और आप कंसिडर करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये डायोशियस है। ये लाइन वही है जो आपने यहां ऊपर लिखी हुई है कि ऑल आर डायोशियस, पाइनस इज मोनोशियस। अब अगर एक ट्री पे दोनों कोन है या 2 ट्री पे 2 कोन है, कोन तो 2 होंगी। कोन क्या है, मेल कोन है माइक्रोस्पोरेंजिएट, फीमेल कोन है मेगास्पोरेंजिएट। ये लिखा है माइक्रोस्पोरेंजिएट, ये है मेगास्पोरेंजिएट, ये कोन बन गई। अब इन कोन के अंदर जो स्पोरोफिल है वो क्या आएंगी, माइक्रो कोन या मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल, और मेगा कोन के अंदर या फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोरोफिल। अब माइक्रो और मेगास्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया कौन सी होंगी, दोज आर माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया।
मेगास्पोरेंजिया को ही ओव्यूल कहते हैं। जो आप सीड बनाते हो, आप लिखते हो कि ओव्यूल से सीड बनता है, तो ओव्यूल बेसिकली क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम होता है। और फिर माइक्रोस्पोरेंजिया में जो स्पोर बनेंगे वो कौन से होंगे, माइक्रोस्पोर, वो तो अंडरस्टूड है, आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा वैसे तो। और जो मेगास्पोरेंजिया में स्पोर्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, मेगास्पोर। स्पोर बनेंगे कैसे, इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल और यहाँ मेगास्पोर मदर सेल होगी, जिनमें मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे। तो ये रिवर्स में अगर आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, और यहाँ पे आप अपसाइड डाउन में जाओगे तो पूरा लिखा हुआ है। अब क्लियर है, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि ये टर्म्स कैसे यूज करने हैं ना। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आप देखोगे तो इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हुआ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है मेल वाली, उसमें मियोसिस हो गई तो वहां से स्पोर कौन से बन गए, माइक्रोस्पोर। ऐसे ही, और माइक्रोस्पोर ने क्या बनाया, ये लिखा है हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट, जिसको आप पॉलन ग्रेन कहते हैं। कितना रिड्यूस है मैं यहां लिख देता हूं, ये 3 और 4 सेल का बना होगा, सेल्ड स्ट्रक्चर है। 3 या 4 सेल का केवल मेल गैमेटोफाइट होता है। उसमें भी किसमें क्या है आप वो भी लिख सकते हैं। साइकस का जो मेल गैमेटोफाइट है ये 3 सेल का होगा, और जो पाइनस का मेल गैमेटोफाइट है वो 4 सेल का होता है। केवल 3 या 4 सेल का होगा। 3 सेल हो तो भी मेल गैमीट आएगा और 4 सेल हो तो भी मेल गैमीट आएगा। तो मेल गैमीट तो सब में आ जाएंगे, लेकिन बाकी की सेल डीजनरेट हो जाएंगी। वो कोई इश्यू नहीं है कि बाकी की सेल का क्या होगा, जहां ना बताया जाए वहां मान लीजिए कि वो डीजनरेट हो जाएंगी। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मियोसिस हो गई, माइक्रोस्पोर बन गए, उससे एक रिड्यूस टाइप का मेल गैमेटोफाइट बन गया जो पॉलन ग्रेन कहलाता है। ये पेज आ गया, अभी आपने जो ड्रॉ किया था ये, तो यहां से देखोगे तो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन है। इससे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजियम में था, मियोसिस हो गई तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बन गया, उससे मेल गैमेटोफाइट बना जिसमें मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे। तो ये मेल के बारे में हो गया। ऐसे ही अब हम फीमेल का पेज आएगा एक, कि मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। इसमें मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस के बाद मेगास्पोर बनेंगे, जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया है जिसके अंदर एग आएगा और फर्टिलाइज होगा। नेक्स्ट पेज पे ये लिखा होगा, ये हमने माइक्रो का भी पढ़ा था, अब ये मेगा का देख लीजिए। यहां लिखा है कि मेगास्पोरेंजियम है। सो मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी यहां पे इंपॉर्टेंट है, अभी हम देख लेंगे स्ट्रक्चर क्या है, बट यहां से शुरू करो। इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल भी कहते हैं। इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगी। मेगास्पोर मदर सेल में लिखा है डिवाइड मियोटिकली, यानी मियोसिस होगी और यहां से मेगास्पोर बन जाएंगे। मेगास्पोर से क्या बनेगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और ये रिड्यूस नहीं है, यहां लिखा है ये मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है। और इसके अंदर लिखा है कि 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होंगी, और इस आर्किगोनिया में हम कहां तक पहुंच जाएंगे, एग तक पहुंच जाएंगे। आर्किगोनिया के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, एग होगा। तो जैसे मेल का डेवलपमेंट आपने ब्रीफ में पढ़ा, वैसे फीमेल का डेवलपमेंट हो गया। अब यहां जहां तक मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात है, वो आप देख सकते हैं कि मेगास्पोरेंजियम का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ओव्यूल का, तो ये ऐसा बनेगा। ये एक ओव्यूल है, इसके ऊपर यहां पे जो है वो इंटेगुमेंट होते हैं, ये इंटेगुमेंट है। आपको याद हो तो ये ओव्यूल आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसा बनाया हुआ है। ये जो लेयर है ये न्यूसेलस है, और यहां पे जो सेल होंगी वो हम मान लेते हैं कि ये मेगास्पोर मदर सेल है। जो 2n है, और जब इसमें मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन होगा, तो इसी जगह पे आपको क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यहां से बन जाएंगे मेगास्पोर। यहां से क्या बनेगा, मेगास्पोर बन जाएगा। और मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं तो मेगास्पोर बन गए। अब यही पे सब कुछ हो रहा है। ये मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस हो गई तो यही मेगास्पोर बन गए। यही मेगास्पोर से आगे क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। पूरा वहीं बाहर नहीं आया, इसी के अंदर है ना। ये स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, ये ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर और डेवलपमेंट हो गए तो क्या हुआ, यहीं पे आपको क्या मिल गया, आर्किगोनिया।
और इस आर्किगोनिया के अंदर जो फीमेल गैमीट है वो क्या है, एग। तो बेसिकली ये पूरा डेवलपमेंट हो गया कि एक मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये इंटेगुमेंट है, ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। अंदर एक टिश्यू होगा न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। और फिर यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होगी। जब इसमें मियोसिस हो जाएगी तो मेगास्पोर बन जाएंगे। इन्हीं मेगास्पोर से क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। जब वो डेवलप होगा तो आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया के अंदर आपको एक एग मिल जाएगा। तो बेसिकली जहां पे ये डॉट बना हुआ है, ये मान लीजिए डेवलपमेंट के हिसाब से यही मेगास्पोर मदर सेल है, और टाइम के हिसाब से डेवलपमेंट होता जा रहा है तो यहीं पे आपको एग नजर आ जाएगा, है ना। जो ओव्यूल की ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को आप माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग, ये। और यहां पे एक स्पेस होता है, उस स्पेस को एक्चुअली बोला जाता है पॉलन चैम्बर। यहां पे जो ये स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं पॉलन चैम्बर। याद ये रखना है कि पूछा जाता है कि पॉलन चैम्बर कहां प्रेजेंट है। तो नाम से लगता है कि ये पॉलन है, तो पॉलन तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो हम तो उसे मेल गैमेटोफाइट में लिए जाते हैं। आंसर अधिकतर कर देते हैं कि ये तो मेल गैमेटोफाइट का पार्ट है, बट एक्चुअली पॉलन चैम्बर किसका पार्ट है, मेगास्पोरेंजियम का पार्ट है, ओव्यूल का पार्ट है। यहां पे पॉलन आके रेस्ट करेगा, जो मेल गैमेटोफाइट है वो आके यहाँ पे क्योंकि रेस्ट करता है थोड़ी देर, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है कि ये पॉलन चैम्बर है ना। तो आपको पॉलन चैम्बर अभी मिलेगा, वो भी आप याद रखिएगा, है ना। तो ये डेवलपमेंट के हिसाब से मैंने ओव्यूल समझाया। जैसे यहां लिखा था मेगास्पोरेंजियम एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूसेलस होता है। अभी हमने न्यूसेलस लिखा था, न्यूसेलस टिश्यू है, और उसके ऊपर एक एनवेलप होगा, दैट एनवेलप इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। तो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट बनाने थे, तो हमने यहाँ पे ये न्यूसेलस बना दिया और यहाँ पे ये इंटेगुमेंट बना दिया। दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बना के दिखाए। फिर ये था कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये लिखा है वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस इज डिफरेंशिएटेड एज मेगास्पोर मदर सेल। तो न्यूसेलस के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल आ गई। यहां भी ये पूरा न्यूसेलस है, इसके अंदर हमने ये एक सेल बना दी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। बाकी चेंजेस आप जानते ही हो, इसमें मियोसिस हुई तो मेगास्पोर, यहां से फीमेल गैमेटोफाइट, यहां से आर्किगोनिया और वहां से एग। सेम चीज यहां लिखी है, मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस, मेगास्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट जो मल्टीसेलुलर है, हैविंग आर्किगोनिया जिसके अंदर एग आ जाएगा। तो मेल और फीमेल में जो चेंजेस हैं वो हमने देखे। यहां पर राइट साइड में एक व्हाइट में लिखा है स्टेटमेंट, ये याद रखना है, ये एक कंपैरिजन है। ये क्वेश्चन अपने आप में नीट में आया हुआ है, नीट 16 का क्वेश्चन है शायद। ये पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता। तो यहां पे लिखा है अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडो, मतलब ब्रायो टेरिडो को अगर छोड़ दिया जाए, इसके जैसा नहीं है। जिम्नोस्पर्म में क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जैसे अगर आप ब्रायोफाइट की बात करोगे तो आपने ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट बनाया, सॉइल में प्रेजेंट था, और उसका स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल वाला था। हालांकि स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन यानी रॉ मटेरियल उससे ले रहा था, लेकिन फोटोसिंथेसिस कर सकता था, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कंसिडर होता है। और फिर टेरिडो में तो बने ही दोनों अलग अलग हैं, टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट अलग है और उसका स्पोरोफाइट बिल्कुल अलग है। तो टेरिडोफाइट में तो दो चीजें हैं ही अलग अलग, तो वहां तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये लिखा है कि ब्रायो और टेरिडो से अगर आप कंपेयर करोगे तो जैसा ब्रायो टेरिडो में अलग अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जिम्नो में ऐसा नहीं होता। जिम्नो के जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं उनका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे जो अभी मैंने लाइफ साइकिल बनाई थी, ये कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट ये आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरेंजिया, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर ये पॉलन का डेवलपमेंट पूरा हुआ सारा। तो जो गैमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बना, और ऐसे जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर है। तो यहां जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के अंदर प्रेजेंट है, जबकि ब्रायोटेरिडो में क्या है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना। एनसीईआरटी में छोटी छोटी लाइन को लेके नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछले 10 पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए ये चीजें याद रखनी है कि जबरदस्ती किसी को उलझाने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे कहा जा रहा है आपको उतना ही पढ़ना है, बिना किसी बात के उलझाओगे तो कोई यूज नहीं है ना।
पिछले साल की एक स्टूडेंट है कैल्विन की, उसने कल एक फोटो शेयर किया अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, और उस फोटो में दिखाया ये गया था कि बहुत सारे वायर्स लगा रखे हैं और आड़े तिरछे, जैसे सर्किट बोर्ड होता है, वो क्या शो करता है, दैट इज द स्टेटस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। कि नॉर्मली जो इंडिया के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका हाल क्या है कि वो इतना पढ़ा देते हैं कि बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है मुझे। स्कूल टीचर जब पढ़ाता है तो वो सिंपल सिंपल वायर बना के दिखाता है कि हाँ चलो ये पूछा गया है, आड़ा तिरछा कहीं पे कोई जोड़ दिया तो जोड़ दिया। और एक्चुअली नीट में आता क्या है, एक सीधी सी लाइन जो एनसीईआरटी में छपी हुई थी वही उठा के पूछ ली गई। तो बहुत मीनिंगफुल लगा मुझे वो, कि वो पिक्चर वैसे तो ट्रेंड कर ही रही होगी सोशल मीडिया पे, बट बहुत सिंपल है। अगर आप किसी ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट को उठा के ढूंढोगे ना उसके स्टडी मटेरियल को, तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रखा है उन्होंने। आप अपने सीनियर्स, अपने ब्रदर सिस्टर या आपकी फैमिली में जो डॉक्टर्स हो उन सबसे बात करके देखो कि भैया क्या ट्रेंड चल रहा है, राजस्थान कोटा में क्या पढ़ाया जाता है, दिल्ली बिहार पटना में क्या पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितना पढ़ा देते हैं पता ही नहीं होता। क्यों पढ़ा देते हैं? क्योंकि वो पढ़ाएंगे नहीं। अगर वो ये कह देंगे कि एनसीईआरटी से पेपर आता है तो आप वहां पे एडमिशन क्यों लोगे, है ना। उन्हें तो ज्यादा पढ़ाएंगे ना, तभी तो उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी, देखो ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा, तो नीट में आ जाएगा तो क्या करोगे। उनसे पूछो कभी नीट में आया भी है वो? आज तक कभी नहीं आया। नीट में सिंपल सिंपल चीजें आती है, बट लेकिन ये भी एक फैक्ट है, कई बार ज्यादा सिंपल चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कि जो नीट जेई की प्रिपरेशन करते हैं वो इतने एडवांस के क्वेश्चन करते करते जब क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाता है ना तो गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसी लेवल से पढ़ा दिया जाता है, फिर उनसे उम्मीद ही नहीं की जाती कि सिंपल आ गए तो क्या होगा। तो इसलिए मेरा हमेशा से रहता है कि रेलिवेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जब तक मैं बॉटनी पढ़ाता हूं तब तक तो मैं हमेशा यही बोलता हूं, कल को कोई और पढ़ाने लगे वो एक अलग बात है। बट बॉटनी में या बायो में मैं एक सजेस्ट कर सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो पहले दे रखा है वो तो अच्छे से याद कर लो, उसके बाद जितना मर्जी चाहे आगे का पढ़ लेना कि एनसीईआरटी से आगे क्या आएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल है। आप जब देखोगे ना क्वेश्चन सीधा सीधा यही क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या नहीं है। केवल ये ध्यान रखना है कि डू नॉट लिखा था जिम्नोस्पर्म में या नहीं लिखा था। हम वो डू नॉट छोड़ देते हैं, बाकी सारी लाइन पढ़ लेते हैं और फिर वहां जाके गलत कराते हैं कि सोचते हैं कि यार, क्योंकि जब ये लाइन लिखी है तब तो जिम्नो में लिखी है, सबको याद रहेगा। बट जब ऑप्शंस के साथ आएगा कि अच्छा कौन से ग्रुप में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है और कौन से ग्रुप में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, उस टाइम पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज हम उस हिसाब से कभी पढ़ते ही नहीं है। आप उस हिसाब से पढ़ोगे तो क्वेश्चन हमेशा वो सही होगा, है ना। क्वेश्चन सही होगा तो मार्क्स अपने आप आएंगे, मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि नीट में सिलेक्शन जिनका होता है वो कोई और दुनिया से आते हैं, सब यहीं से आते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो फोकस होकर चीजों को पढ़ते हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, जब आप हौश पौश करके पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। खैर, इसलिए मैंने ये अलग से लाइन लिखी है, अलग कलर से दे रखी है। जब भी आपके पास वीडियो जाएगा तो इस लाइन को याद रखिएगा। ये पहली बार पूरे प्लांट किंगडम में आया जहां पे फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मेल फीमेल गैमेटोफाइट का नहीं है, एंड दैट एग्जांपल इज जिम्नोस्पर्म, है ना। कल को जिम्नोस्पर्म की जगह साइकस के लिए लाइन हो जाए तो एप्लीकेबल है। जिम्नो में जो एग्जांपल है वो इस लाइन को शो करते हैं, है ना। ये याद रखिएगा। ओके, किसी ने कुछ पूछा था, दीपांशु ने थैंक्स बोला था। एंड पिक्चर ऑफ द सेंचुरी, पिक्चर ऑफ द सेंचुरी कौन सी है बेटा? बेस्ट, सरफराज ने लिखा है। ओके, आपका ग्रुप होगा तो शेयर कर दूंगा, तब आप उस पिक्चर को देखिएगा कि उसका मीनिंग क्या है। आगे चलते हैं। हालांकि हमने साइकिल में बना ही लिया। पॉलन यानी माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होगा, दैट इज कैरीड बाय एयर करंट। तो मैंने अभी आपको लिखा लाइफ साइकिल में जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन सिर्फ एयर वाला होता है, वायर वाली पिक्चर। ओके, सो जिम्नोस्पर्म में हमेशा एयर पॉलिनेशन ही होता है। जैसे आप पॉलिनेशन भी आगे 12th के चैप्टर में पढ़ते हो, इट इज कैरीड बाय एयर, वाटर और बाय एनिमल्स। बट जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसा होगा? एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। अब क्या होगा? पॉलन आ गया। पॉलन जो है वो ओव्यूल की जो ओपनिंग है, अभी मैंने ओव्यूल का डायग्राम बनाया था आपको। ओव्यूल की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। तो जो ओव्यूल की ओपनिंग है माइक्रोपाइल, वहां पे आके पॉलन आएंगे। और ओव्यूल कहां होते हैं? मेगास्पोरोफिल के अंदर। मेगास्पोरेंजियम कहां होगा? मेगास्पोरोफिल पे होगा।
अब क्या होगा, यहाँ पे देखो लिखा है कि आफ्टर पॉलिनेशन जो मेल गैमेटोफाइट यानी जो पॉलन है, दे आर स्टोर्ड इन द पॉलन चैम्बर ऑफ ओव्यूल। दैट इज अनदर क्वेश्चन कि पॉलन चैम्बर किसका पार्ट है, अभी हमने डिस्कस यही किया था। पॉलन चैम्बर मेगा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा। पॉलन चैम्बर एक मेगा स्पोरेंजियम का पार्ट है ना, अभी जैसे ये डायग्राम बना था इससे पहले ये, तो यहाँ ये लिखा है ये पॉलन चैम्बर है। पॉलिनेशन हो गया तो पॉलन जो आएंगे वो यहाँ पे आके रेस्ट करेंगे, दे आर स्टोर्ड या दे आर रेस्ट। तो ये पॉलन चैम्बर ओव्यूल यानी मेगा स्पोरेंजियम का पार्ट है। और ये ओव्यूल कहाँ होगा, ये मेगा स्पोरोफिल में होगा। जहां से जिम्नोस्पर्म स्टार्ट किया था वहां भी साइकस की मेगा स्पोरोफिल का डायग्राम बना के दिखाया था ना, तो इस तरीके से एक पतला सा शुरू में पहली स्लाइड में बना हुआ है डायग्राम। तो ये ओव्यूल थे और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये साइकस की मेगा स्पोरोफिल है। तो साइकस की मेगा स्पोरोफिल में ये मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल होंगे। इन ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये है, इनके में जो स्पेस है ये ओपनिंग हो गई ओव्यूल की, माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल और पॉलन चैम्बर यही प्रेजेंट होता है। तो ये सारी बातें आ गई। अब एक पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलिनेशन का पर्पस ही होता है पॉलन ट्यूब बने तो मेल गैमीट आर्किगोनिया की तरफ ग्रो करेंगे, वहां जाके वो आर्किगोनिया पे अपना कंटेंट यानी मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देंगे। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनेगा और जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाएंगे। सीड कवर्ड नहीं होते बिकॉज ओव्यूल नेकेड है। ओव्यूल अगर ओवरी के अंदर होता जैसा एंजियोस्पर्म में आप पढ़ोगे तो वो कवर्ड होता, और वो कवर्ड होता तो फिर तो एंजियोस्पर्म आ जाता, कवर्ड सीड प्लांट बन जाते, बट यहाँ पे नेकेड सीड प्लांट बन जाएंगे। तो ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को चेंजेस है। लाइफ साइकिल हमने कैसी बनाई है, मेजॉरिटी ऑफ द फेज तो डिप्लॉइड ही है तो डिप्लॉन्टिक हो गई। मियोसिस आपने गैमीट यानी मेल फीमेल गैमीट बनाने के लिए, इसको बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक है और गैमेटिक मियोसिस है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था कि जो गैमेटोफाइट जनरेशन थी वो शॉर्ट लिव्ड थी। मेल फीमेल गैमेटोफाइट को देखोगे, मेल वाला तो मच रिड्यूस था, और जो व्हाइट कलर से लाइन लिखी थी कि इट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, ये फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस का नहीं है। यहां जो गैमेटोफाइट बनेंगे वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होंगे, तो उसके हिसाब से ये लाइफ साइकिल आ जाएगी, है ना। तो हमने लाइफ साइकिल की चीजें भी कंप्लीट की हैं। अभी हमने जहां पे ड्रॉ किया था यहां देखो, ये बनी हुई है लाइफ साइकिल। तो इस लाइफ साइकिल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहां भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ये मियोसिस हुई है और यहां से फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये आर्किगोनिया छोड़ दो, मेल गैमीट छोड़ दो, माइक्रोस्पोर मदर सेल में ये मियोसिस से पहले, यस, जो ऊपर की स्टेज है वो 2n है यानी स्पोरोफाइट, और नीचे जो भी बना है वो n यानी कि गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आपको यहां से दिख जाएंगे, है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज है तो 2n लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट शुरू कहां से हुआ, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर से, और माइक्रोस्पोर से जो मेल गैमेटोफाइट बना है उसकी तो आपने सेल्स भी काउंट कर ली, हाईली रिड्यूस है, 3 या 4 सेल का है। साइकस में 3 सेल का है, पाइनस में 4 सेल का है, तो आपने वो भी देख लिया। बस मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो मल्टी सेलुलर है, उसमें आर्किगोनिया भी है। उस आर्किगोनिया में एग है जहां जाके फर्टिलाइजेशन होगा, और जैसे फर्टिलाइजेशन होगा नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट स्टार्ट हो जाएगा। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फेज डिप्लॉइड है। मियोसिस आपने गैमीट बनाने के लिए की, माइक्रोस्पोर में मेल गैमीट बनेगा, मेगा में फीमेल गैमीट बनेगा, तो ऐसी मियोसिस को आप गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। जब मियोसिस माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल में होती है तो क्या कहलाती है, गैमेटिक मियोसिस कहलाती है। जब मियोसिस केवल स्पोर मदर सेल में होगी तो क्या कहलाएगी, स्पोरेडिक मियोसिस कहलाएगी। स्पोर में हो रही है तो स्पोरेडिक, और वो कहां थी, ब्रायोफाइटा में भी थी, वहां भी आपने स्पोर मदर सेल कैप्सूल में मियोसिस किया था। और टेरिडोफाइटा आज ही पढ़ा है आपने, स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल है, मियोसिस हो गई। और इससे पहले एल्गी था, एल्गी में आपने क्या पढ़ा था, जाइगोट में मियोसिस थी, तो वहां लिखा था जाइगोटिक मियोसिस। तो मियोसिस कहां हो रही है ये डिफर कर रहा है। होने को मियोसिस में क्या होता है वो सेम है जो सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ोगे, 1 से 4 सेल बनेंगी, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा। सो ये जिम्नोस्पर्म की एक ब्रीफ में लाइफ साइकिल, जैसा एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए, उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है अपनी डायग्राम से या अपने शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, है ना। जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं है,
जिम्नोस्पर्म के बारे में नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन में, बट फिर भी आपको कुछ चीजें जिम्नोस्पर्म से पढ़नी है। लाइक जिम्नोस्पर्म के दो ग्रुप हैं, वन इज कॉल्ड साइकेडोफाइटा जिसमें एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म आते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म मीजोजोइक एरा में बनना शुरू हुए थे, उस टाइम पे प्रोलिफरेट किए थे, तो तब से लेके आज तक बहुत सारे जिम्नोस्पर्म खत्म हो चुके हैं। तो जो एक्सटिंक्ट या फॉसिलाइज्ड जिम्नोस्पर्म है उनके लिए जो ग्रुप बनाया है वो साइकेडोफाइटा है। इस साइकेडोफाइटा के अंदर केवल जो लिविंग है वो साइकेट्स हैं, साइकेट्स ग्रुप है। ये तो हो गई क्लास के बाद एक ग्रुप आएगा जो लिविंग है, इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल का नाम दे दिया गया। इसमें जो पहला प्लांट है वो साइकस है। साइकस एक ऑर्नामेंटल है, राइट साइड में इमेज एनसीईआरटी की है, आपने साइकस के बारे में देखा होगा, या साइकस लोगों ने घर में भी लगा रखा है। साइकस को आप स्टडी कर सकते हो। साइकस की एक स्पीशीज है साइकस रेवोल्यूटा, इसको आप सागो पाम कहते हैं, इससे साबूदाना मिलता है। साबूदाना एक प्लांट प्रोडक्ट है ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री या ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ साइकस रेवोल्यूटा, इसीलिए इसको सागो पाम कहते हैं। साइकस की एक और खास बात है, ये इसके डेवलपमेंट के हिसाब से साइकस में सबसे बड़ा ओव्यूल होता है। अगर आप साइज के हिसाब से देखें कि प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा ओव्यूल किसमें है, तो साइकस में है। सबसे बड़ा मेल गैमीट किसका है, तो साइकस का है। सबसे बड़ा एग किसका है, तो साइकस का है। और सबसे बड़ी कोन किसकी है, तो साइकस की है। तो साइकस के अंदर लार्जेस्ट ओव्यूल, मेल गैमीट, एग एंड मेल कोन है पूरे प्लांट किंगडम में, जहां जो पॉसिबिलिटी है वहां पे, है ना। दिशांक ने लिखा है सर जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, फिर जब एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है तो मैंने बोला ना 10% के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में नहीं होते। आएंगे नहीं आएंगे इट्स एन ऑप्शन, आएंगे ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएंगे तो आपको करने होंगे, ये वाली बात है। तो इसलिए और बहुत सारी चीजें जैसे साइकस में साइकेडोफाइटा तो नहीं दे रखा, लेकिन साइकस रेवोल्यूटा सागो पाम है, या सागो कहां से मिलता है, तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। जब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ABCDEFGH एनसीईआरटी ने दे रखा है, आपने याद कर लिया, 50% पेपर हो गया। व्हाट अबाउट उसके आगे भी तो बहुत कुछ है, उसके आगे XYZ तक अल्फाबेट्स आ रहे हैं, बट ABCDEFGH तक तो सिलेबस हो गया। IJK आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, IJK L तक पढ़ लीजिए। अब आप उसको कहें कि नहीं सर IJK L MNOP QRST मुझे सारा ही कुछ पढ़ना है, तो नहीं पढ़ सकते ना, बेकार है। जहां तक एनसीईआरटी ने दे रखा है वो तो आपका सिलेबस हो गया, उसी से सीधे सीधे क्वेश्चन आए या उसी से घुमा फिरा के पूछे जाएं। 50% सीधे क्वेश्चंस होते हैं, 40% हम मान लेते हैं घुमा फिरा के आएंगे। जो 10% क्वेश्चन बचे उनके लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर ही जाना होगा। अब बाहर जाने में कितना बाहर जाना है, तो बाहर जाने में जो बाउंड्री आएगी बस वो, कि जहां से एनसीईआरटी बाहर जाके 1 2 3 4 लाइन एक्स्ट्रा, कि भाई सबकी क्लासेस दे रखी है एनसीईआरटी ने, तो जिम्नोस्पर्म की भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, है ना। इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए आप जूलॉजी में भी पढ़ते होंगे तो एनिमल किंगडम में कुछ किस जगह पे क्लासेस दे रखी है, किसी जगह नहीं दे रखी, लेकिन ठीक है 1 2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, शायद क्वेश्चन आ जाए। वो शायद वाला जो फैक्टर है ना, उसके लिए आपको बस इतना याद रखना है ना। सो साइकस रेवोल्यूटा इज अ सागो पाम, उससे कमर्शियली सागो ऑब्टेन्ड होता है। लार्जेस्ट ओव्यूल है, मेल गैमीट साइज में सबसे बड़े इसी में है, एग बड़ा है, मेल कोन भी सबसे बड़ा साइकस में है। साइकस का मेल गैमीट मोटाइल भी होता है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, है ना। जिम्नोस्पर्म में वाटर इज नॉट एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, वो ब्रायो और टेरिडो के लिए था, बट जिम्नो में अगर साइकस एग्जाम्पल हो गया तो क्योंकि साइकस के मेल गैमीट बड़े हैं साइज में और वो फ्लैजिलेटेड या सीलिएटेड होते हैं, तो यहां वाटर एसेंशियल होता है, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, है ना। यहां पे आप ये लिख सकते हैं मेल गैमीट जो है वो, हम मेल गैमीट के लिए ही पढ़ रहे हैं ये लाइन, मेल गैमीट मोटाइल है लेकिन सीलिया होते हैं, मल्टी सीलिएटेड, फ्लैजिला नहीं होता, टॉप शेप लट्टू के जैसे होते हैं, लाइक दिस। ये मेल गैमीट है, यहां पे लाइंस होंगी और इन लाइंस पे सीलिया प्रेजेंट होंगे। साइज में ये सबसे बड़े हैं, ये मेल गैमीट है साइकस का। और क्योंकि मेल गैमीट मल्टी सीलिएटेड मोटाइल है, इसलिए यहां पे ये लाइन आएगी, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये एक्सेप्शनल केस है ना। जिम्नो, और इससे पहले कहां था,
एल्गी में वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन था, ब्रायो टेरिडो में लिखा था एम्फीबियन वर्ड, तो वहां वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन था। जिम्डो में इन जनरल तो नहीं आएगा, लेकिन साइकस अगर पूछा जाएगा तो साइकस के क्योंकि मेल गैमीट क्योंकि मोटाइल है, देन अगेन वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। साइकस में दोनों ऑप्शन है, वाटर अगर एसेंशियल हो गया फर्टिलाइजेशन में तो इसे भी हमने क्या लिखा था, ये जुआइडोगैमी था, है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, जुआइडोगैमी। और अगर पॉलिनेशन होता है तो क्या कहलाता है, पॉलन ट्यूब को साइफन, साइफन मींस ट्यूब होता है, तो उसको साइफनोगैमी कहते हैं। तो एक्चुअली साइकस के अंदर क्या हो गया, साइकस के अंदर ये क्या बन गया, इसको बोला जाता है जुआइडो साइफोनोगैमी। मतलब यहां मेल गैमीट मोटाइल है उसका भी वर्ड आएगा और पॉलन ट्यूब भी बनेगी, पॉलिनेशन भी आएगा। साइकस इज द ओनली केस ऑफ प्लांट किंगडम जहां पे जुआइडो साइफोनोगैमी प्रेजेंट है ना। साइकेट्स एक ऐसा ग्रुप प्लांट किंगडम का है जहां पे मेल गैमीट मोटाइल भी है और उनमें पॉलिनेशन भी हो रहा है। नॉर्मली पॉलिनेशन तब होगा जब मेल गैमीट नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि मेल गैमीट को पॉलन ट्यूब लेके जाती है, वो खुद नहीं जाते। लेकिन साइकस में पॉलन ट्यूब में भी आएगा और वो मल्टीसिलिएटेड है तो उन्हें वाटर भी फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए। ये एक ट्रांजिशन को शो कर रहा है। साइकस से पहले फर्न है जो पूरे जुआइडोगैमी है, और साइकस के बाद कोनिफर्स यानी पाइनस आ जाएंगे जो प्रॉपरली साइफोनोगैमी है। तो दोनों के बीच में ये आएंगे। इस बात को लिंक करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है कि साइकस में जुआइडो साइफोनोगैमी आ जाएगा। एनिमल लाइक स्ट्रक्चर भी है, दैट इज स्पर्म लाइक, मोटाइल स्ट्रक्चर भी है और नॉन मोटाइल वाला नेचर भी है कि पॉलन ट्यूब उसको लेके जाएगी, वो खुद नहीं जाएगा। सो इट हैज जुआइडो साइफोनोगैमी, है ना। ये मतलब ये टर्म्स आ जाते हैं, बाकी आप सिंपल समझ सकते हो कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, मैंने एक्सेप्शन में लिख दिया। और अभी आपने लिखा था कि पॉलिनेशन होता ही है, तो जब पॉलिनेशन होगा तो साइफोनोगैमी वर्ड आता है। दोनों को मिला के लिखोगे तो क्या बन जाएगा, जुआइडो साइफोनोगैमी बन जाएगा, है ना। तो ये साइकस या साइकेट्स जो साइकेडोफाइटा से बिलोंग करते हैं इनके बारे में, है ना। इसमें एक और एग्जाम्पल भी आता है जामिया, बट आप छोड़ सकते हैं, हम साइकस याद रखेंगे, साइकस इज इंपॉर्टेंट वन। जो सेकंड क्लास है दैट इज कॉल्ड कोनिफेरोफाइटा, जिन्हें निक नेम में आप कोनिफर्स बोलते हो। कोनिफर्स आएंगे, कोनिफर्स निक नेम में हम यूज कर लेते हैं। कोनिफर्स का मतलब क्या है, कोनिफेरोफाइटा। इसमें दो ग्रुप, इसमें दो तरीके के आएंगे, या तो ट्रीज आएंगे जैसे आपने लिखा था कि दे आर डोमिनेटिंग बाय टॉल ट्रीज, या फिर कुछ वुडी श्रब्स आएंगे। हैबिटेट में लिखा था ना हमने कि डोमिनेटेड बाय ट्री स्पीशीज एंड फ्यू वुडी श्रब्स आर आल्सो प्रेजेंट, बट कोई हर्बेशियस प्लांट नहीं होता। तो सेम चीज यहां पे भी आएगी, है ना। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्लांट है वो क्या है, पाइनस। पाइनस को आप पाइन या चीड़ कहते हैं, पाइन ट्री या चीड़ का पेड़ कहलाता है। इसका जो रेजिन है, जो एक्सूड है, गम लाइक जो मटेरियल होता है, उसको हम टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं, तारपीन का तेल, जो आप व्हाइट वॉश करने में पेंट और वार्निश में मिलाते हैं ना, तारपीन का तेल। आजकल तो थिनर आ गया, बिकॉज ये प्लांट प्रोडक्ट है, ये महंगा हो गया, तो बहुत हाई क्वालिटी की वुड होगी तो उसको पेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं। पर पहले ये होता था कि पेंट को डाइल्यूट करने के लिए जो ऑयल मिलाते थे वो तारपीन का तेल होता था, दैट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन ट्री, चीड़ से मिलता था वो। लेकिन अब थिनर यूज करते हैं, अल्कोहल बेस्ड सिंथेटिक अल्कोहल्स आने लगे। पाइनस की एक स्पीशीज है पाइनस जिरार्डिना, इसको चिलगोजा पाइन कहते हैं। इसके जो सीड्स हैं वो एडिबल होते हैं। जो देहरादून साइड में रहते होंगे उन्हें पता होगा, चिलगोजा। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में आता है और उसको हम एडिबल है वो हम खाते हैं। तो दैट पाइनस जिरार्डिना, जिसके सीड्स एडिबल है, जिसे आप चिलगोजा कहते हैं, सो दैट पाइनस इज चिलगोजा पाइन। इसके अलावा पाइनस को आप टिम्बर में तो यूज करते ही हो। टिम्बर इज कमर्शियल वुड, चीड़ की लकड़ी तो बहुत महंगी होती है। आप वुडन आर्टिकल्स, फर्नीचर या बाकी चीजें बनाने में, सोफा, इन सब में जो वुड यूज करती है उसमें पाइन वुड तो बहुत पॉपुलर भी है और बहुत महंगी भी है। अनदर वन इज देवदार, सिड्रस कहते हैं। पाइन जहां पे खत्म होगा उसके ऊपर से देवदार शुरू होगा। जैसे अगर आप हिमाचल में जाओगे तो शुरू में पाइन दिखाई देगा, पाइन ज्यादा नहीं है, हिमाचल हाई एल्टीट्यूड में जा रहा है, तो और ऊंचाई पे जाओगे तो देवदार के फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। ये भी एक इंपॉर्टेंट टिम्बर यील्डिंग प्लांट है, ये इससे भी टिम्बर मिलेगा। टिम्बर इज कमर्शियल वुड, जिस लकड़ी को आप फर्नीचर और बाकी आर्टिकल बनाने में यूज करते हो उसे हम टिम्बर कहते हैं। एक प्लांट है टेक्सस, इसे यू ट्री कहते हैं। इससे एक ड्रग मिलती है
ये पुराना एम्स का क्वेश्चन है, अब तो एम्स खत्म हो गया, सीधे सीधे नीट ही होगा, बट एक क्वेश्चन आया था कभी। ड्रग है टैक्सोल, टैक्सोल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री टैक्सस। ये एंटी कैंसरस है, कैंसर के अगेंस्ट में यूज होती है, बहुत कॉमन ड्रग है। जैसे आप कीमोथेरेपी सुनते हैं ना, कैंसर में कीमोथेरेपी हो रही है, तो उसमें जो ड्रग यूज की जाती है दैट इज टैक्सोल। तो टैक्सोल आपको याद रखना है। ये इंडियन पेटेंटेड है, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया का पेटेंटेड ड्रग है ये। तो टैक्सस के प्लांट से ड्रग बनाया जाता है, दैट इज टैक्सोल। उसको आप एंटी कैंसरस है, कैंसर के अगेंस्ट में यूज करते हैं। ऑरोकेरिया सब जानते ही है, ऑरोकेरिया इज द क्रिसमस ट्री। जो क्रिसमस ट्री आप बनाते हैं या मार्केट में देखते हैं तो ऑरोकेरिया कॉमन है। थूजा मोरपंखी को कहते हैं, एक मोरपंखी जैसे ट्री भी होता है तो वो थूजा है। सो दीज आर नॉर्मल प्लांट्स, है ना। जो ये सारे ट्री हैं, कोनीफर्स में जो डोमिनेटिंग ट्रीज हैं वो हम उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको भी बताए। इसी में से कुछ आप पाइनस की इमेज आपकी बुक में दी हुई है। इसी में से कुछ ऐसे भी हैं जो वुडी श्रब्स हैं, जो श्रब हैं और वुडी हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी बट ट्री के जैसे टॉल नहीं होते। इनमें एक प्लांट आता है जिंको बाइलोबा, जिंको का फिगर एनसीईआरटी में दिया है, और जो मैंने अभी आपको समझाया था लॉन्ग शूट्स और डॉफ शूट्स, कि जो ब्रांचेस अनलिमिटेड ग्रोथ की होती हैं वो लॉन्ग शूट्स कहलाती हैं, है ना। लॉन्ग शूट्स कैसी होती हैं? दिस इज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। और जो डॉफ शूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? दीज आर ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। पाइनस में भी आपने लिखा ही था ये, है ना। और आप अगर देखोगे तो ये जो डॉफ शूट्स है ये यहीं से लीफ अराइज होती हैं। जो ये लॉन्ग शूट है वो लंबाई तक, ये लॉन्ग शूट जा रहा है, ये वाला, ये लाइन इसके पीछे से होते हुए ये, तो ये लॉन्ग शूट है, ये जो बनी हुई है ये हमेशा ग्रो करती रहेगी। और इससे जो ये निकलेंगे ये लीव्स हैं, ये जिससे भी अटैच होंगी वो डॉफ शूट्स कहलाती है। तो जिंको का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, हालांकि ये पाइनस के लिए भी एप्लीकेबल है। जिंको बाइलोबा को मैडन हेयर ट्री कहते हैं। जैसे मैडन हेयर ट्री आएगा तो जिंको बाइलोबा आंसर है। मैडन हेयर फर्न था, अभी आपने पढ़ा था एडियंटम टेरिडोफाइट में, तो आपको ऐसे दोनों चीजें भी याद रखनी। ये भी लिविंग फॉसिल है। इसकी सिमिलरिटी आने वाला ग्रुप है एंजियोस्पर्म, तो ये एंजियोस्पर्म से मैच करता है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल बोल दिया गया, है ना। सर तीनों को मैडन हेयर ट्री क्यों बोलते हैं? तीनों को नहीं बोलते बेटे, एक को बोलते हैं। मैडन हेयर ट्रीज, जिंको बाइलोबा, ये दोनों नहीं है, ये है केवल। सर इनको, अच्छा दिशांक ने लिखा है सर इनको मैडन हेयर ट्री क्यों बोलते हैं? मैडन हेयर ट्री का भी एक पूरा रीजन दे रखा है कि वैसे तो ट्री एक्चुअली है ही नहीं, ये वुडी श्रब है, बट फिर भी क्या है कि ये मैदान जो प्लेन्स हैं वहां पे ग्रो करता है। और जो ग्रोथ, जैसे फास्ट ग्रोथ के जो प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं, है ना। तो मैडन हेयर, जैसे हेयर मान लीजिए हमारे फास्ट ग्रोथ के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये भी प्लांट फास्ट ग्रोथ के हैं, तो प्रोबेबली ये रीजन होगा, मैं ठीक से तो नहीं कह सकता, बट प्लेन्स में ग्रो करता है एज कर। जैसे ट्री आपने पढ़े हैं वो टेम्परेट एरिया हाई एल्टीट्यूड में, जिंको बाइलोबा यूजुअली उन्हीं में जो नीचे वाला एरिया होगा वहां पे, जैसे किसी माउंटेन का टॉप है तो उस टॉप पे तो आपको मिल जाएंगे हाई एल्टीट्यूड वाले प्लांट्स, और जो माउंटेन का बेस आएगा वहां पे आपको इस टाइप के प्लांट मिल जाएंगे। प्रोबेबली दिस विल द आंसर, आई एम नॉट सेइंग कि यही इसका आंसर है, मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये रीजन हो कि वो मैडन हेयर ट्री कहलाते हैं, है ना। ठीक है, दूसरा प्लांट क्या है? जिंको एक मेडिसिनल प्लांट है, ये आपको याद रखना है, ये मेडिसिनल है, स्किन रेमेडीज में यूज होता है। जो स्किन मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, उनके अंदर जिंको बाइलोबा को यूज करते हैं एंटी एजिंग पर्पस के लिए, है ना। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, एजिंग को रिड्यूस करने में यूज करते हैं। चाइनीज ओरिजिन का प्लांट है, तो वहां की मेडिसिन में, वहां के कॉस्मेटिक्स में भी जिंको बाइलोबा के एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं। इफिड्रा इज द अनदर मेडिसिनल प्लांट, यहां से भी एक ड्रग निकलती है, दैट ड्रग इज कॉल्ड इफिड्रिन। इफिड्रिन भी ड्रग है, ये एस्थमा के अगेंस्ट में यूज होती है, एंटी एस्थमेटिक है।
और ये भी CDRI लखनऊ की पेटेंटेड है इंडिया। तो टैक्सोल और इफेड्रिन obtained from Texas and ephedra both are patented by CDRI लखनऊ। एम्स के ये दोनों क्वेश्चन है कि टैक्सोल कहां से मिलता है, इफेड्रिन कहां से मिलता है। इवन ये भी पूछा गया कि ये ड्रग किसने पेटेंट करा रखी है एम्स में, तो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने पेटेंट करा रखा है। नीटम बस एक प्लांट है, याद कर लीजिए, इज द अनदर एग्जाम्पल। सो जिंको, इफेड्रा, नीटम ये सब आएंगे, है ना, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म। हमने आज टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को खत्म किया। मैंने सोचा ये था कि एनजीओ और लाइफ साइकिल पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा, बट कोई नहीं, अगली क्लास में हम वो भी देख लेंगे। आज टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको याद रखना है। मंडे को टेस्ट होगा तो उसमें प्लांट किंगडम अप टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक जितना भी आज आपने पढ़ा ये सारा कुछ आएगा, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी पेपर बना नहीं है तो मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता। आने वाले सारे टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर रहिए। जो मैंने पढ़ा दिया वो तो मैं पूछ ही सकता हूं ना, मेरा राइट है। ऑल्दो आपका टेस्ट फोर्टनाइटली या वीकली होगा तो वीक या फोर्टनाइटली 2 वीक का कंटेंट ही टेस्ट में होना चाहिए। बट अगर 5 to 10 क्वेश्चंस पीछे से भी आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो चीज सही है, बिकॉज आपको पीछे का कंटेंट भी रिवाइज हमेशा रखना पड़ेगा, है ना। और मेन कंटेंट तो ये है ही। अब बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए। जिम्नोस्पर्म तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यस, एनी डाउट? प्लांट किंगडम। फरहीन ने लिखा है सर थैंक यू। ओके, उससे पहले दिशांक ने लिखा था सर ये एफेड्रिन बेसिकली क्या करता है। एफेड्रिन एंटी एस्थमेटिक है। अभी मैं इसका मोड ऑफ एक्शन तो नहीं बता सकता, बट यूजुअली एस्थमा में क्या है, एस्थमा को ट्रीट करने के लिए मोस्ट ऑफ द ड्रग का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो वैसोडाइलेटर होते हैं, कि वो वेसल्स को डायलेट कर दें। जब डायलेट कर देंगे तो हम ज्यादा तेजी से सांस ले लेंगे और रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि एफेड्रिन का मोड ऑफ एक्शन यही है, बिकॉज किसी भी ड्रग का काम करने का तरीका क्या है वो वेरिएबल होता है। बट एस्थमा के अगेंस्ट में होता है और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स प्रोबेबली यही करते हैं कि वो वैसोडाइलेटर का काम करते हैं। जब आपके वेसल्स, जो आपके ब्रोंकाई का जो डायमीटर है वो जब बड़ा हो जाएगा, जब वो डायलेट कर जाएंगे तो आप ज्यादा एयर को इनहेल कर पाएंगे जो आपको एट द टाइम ऑफ अटैक चाहिए, है ना। जैसे नॉर्मली जो ड्रग्स आती हैं, जो इनहेलर्स आते हैं अस्थमा के पेशेंट को देने के लिए, दे आर प्योरली वैसोडाइलेटर्स। उनका काम ही यही होता है कि जैसे आप उन्हें इनहेल करेंगे वो वेसल्स को डायलेट कर देंगे। तो एक सांस में आप मान लीजिए कि 4 सांस के बराबर एयर वॉल्यूम आपने इनहेल कर लिया। प्रोबेबली यही पर्पस शायद एफेड्रिन का भी होता हो। फरहीन थैंक यू। दिशांक एस्थमा में दीपांशी ने पूछा सर ये, यस सर लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन देना, क्वेश्चन भी देना। अच्छा ठीक है, टेस्ट में तो खैर देखें रहेंगे, प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये मेरा राइट है कि मैं आपसे पीछे का कुछ भी पूछ सकता हूं, वो पीछे का जो एटलीस्ट मैंने पढ़ाया है। क्योंकि जब कोई चीज मैंने आपको पढ़ाई है तो मुझे लगता है कि आपको याद होनी चाहिए एवरी टाइम। जब भी आपसे पूछा जाए आपको पीछे की चीजें याद होनी चाहिए, है ना। दिस इज द राइट वे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को रिमाइंड में रख रहे हैं ना। लीस्ट ऑन द पेपर, मैक्सिमम इन द माइंड, सीधा सा कॉन्सेप्ट मेरा रहता है। ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड में रखिए, कम से कम अपनी नोटबुक या कॉपी या पेपर पे रखिए। बिकॉज जब ये आपके अप्रोच आ जाएगी तो आपको खुद ही याद है। माइंड को तो हमेशा लेके घूमोगे ना अपने साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा चीजें याद रहेंगी। पेपर या कॉपी आप हमेशा लेके नहीं चल सकते। कुछ लोग दिमाग घर छोड़ के क्लास करने बैठते हैं, वो एक अलग बात है ना। बाकी केस में नहीं कह सकते। ओके, गुंजन ने ओके लिखा है। फरहीन यस सर, तीनों चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा, बिकॉज लिविंग वर्ड में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। लिविंग वर्ड में जितना कुछ है उतना ऑलरेडी पूछ लिया ना। जब चैप्टर बहुत, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि लिविंग वर्ड लो इंपॉर्टेंस का है, बट जितना कंटेंट लिविंग वर्ड में है वो हार्डली 1 क्वेश्चन का है। प्लांट किंगडम का वेटेज 3 to 4 क्वेश्चंस का है।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वेटेज भी 3 to 4 क्वेश्चंस का है, तो मैं ट्राई करूंगा बायोलॉजिकल के देने के रिसेंटली जो भी आपने पढ़ा है वो। फर्स्ट मेहना शेख, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए। हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में मिलते हैं। एंजियोस्पर्म्स और लाइफ साइकिल पैटर्न, हमें ये टॉपिक खत्म करना है। आई होप जल्दी हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म को याद रखेंगे तो एंजियो बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज जिम्नो और एंजियो में बेसिक आउटलाइन सब सेम है, बिकॉज बोथ आर फ्लावरिंग ग्रुप्स। एंड देन हम मार्फोलॉजी भी उसी क्लास में स्टार्ट कर देंगे। मार्फोलॉजी से हालांकि सेकंड फेज शुरू हो जाएगा, बट फिर भी हम मार्फोलॉजी को, फेज का मतलब ये है कि हमने अपने जरूरत के हिसाब से चैप्टर्स को डिवाइड कर लिया कि एक फेज में इतना कंटेंट होगा, दूसरे फेज में इतना, इस तरीके से। तो हम नेक्स्ट में मॉर्फोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे और जो प्लांट किंगडम का बचा हुआ सेक्शन है वो भी पूरा करेंगे। ठीक, सो